स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आरुष ने होंठ सिकोड़े। क्या मैंने दूसरे भाई के लिए पर्याप्त मौके नहीं बनाए हैं? उसका साथ देने के लिए मैंने जानबूझकर आज काली गाड़ी चलाने का फैसला किया। प्रीति को यह अजीब लग रहा होगा क्योंकि वह जानती है कि मुझे काली गाड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि दूसरा भाई बहुत निराशाजनक रहा है। उसने अतीत में प्रीति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती है? श्रीमती वर्मा ने कहा, क्या तुमने कल रात मुझे नहीं बताया था कि तुम्हें लगता है कि प्रीति उसके बारे में कुछ अलग महसूस करती है? जब तुम्हारा दूसरा भाई उसके कमरे में गया तो वह गुस्सा नहीं हुई। यह एक अच्छा संकेत है। प्रीति कम से कम दूसरे भाई को अस्वीकार नहीं करती। उसके लिए अभी भी मौका है। आरुष बोली, अरे हाँ दादी, दूसरा भाई कल रात प्रीति के कमरे में सोया था। मैंने देखा कि प्रीति गुस्सा नहीं थी। वह सच में दूसरे भाई के साथ काफी अलग व्यवहार करती है। श्रीमती वर्मा बोली, आखिरकार वे पहले शादीशुदा थे। अतीत में उनके करीबी पल रहे हैं, इसलिए अब एक ही कमरे में सोना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमती वर्मा फिर हंसी। भविष्य में आकाश की मदद के लिए हम प्रीति को और ज्यादा बार खाने पर बुलाएंगे। लेकिन आरुष हिचकिचाई, क्या यह अनुचित नहीं होगा? श्रीमती वर्मा ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम अभी भी बहुत छोटी हो, पेचीदगियां नहीं समझोगी। दादी की बात सुनो, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। आरुष बोली, ठीक है, फिर मैं दादी की बात मानूंगी। श्रीमती वर्मा ने संतुष्टि से अपनी पोती का हाथ थपथपाया। जाओ, तुम्हें काम है। अपने नीलामी घर को अच्छे से चलाओ और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो दादी को बताना। समझ गई दादी, आरुष ने चुस्ती से जवाब दिया, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह दादी से पैसे नहीं मांगेगी। वह न केवल दादी से पैसे नहीं मांगेगी, बल्कि उसने कुछ पैसे कमाने के बाद दादी को सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्हें एक राशि देने की भी योजना बनाई थी। अतीत में उसकी ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसने नीलामी घर केवल इसलिए खोला था क्योंकि वह बहुत ऊब गई थी और उसे कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन प्रीति अत्यंत महत्वाकांक्षी थी, हमेशा पैसे कमाने में व्यस्त रहती थी, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रीति जैसी दोस्त के साथ उसके लिए डील देना मुश्किल था। हाल ही में उसने भी अपने विचारों और प्रयासों को नीलामी घर पर केंद्रित करना शुरू कर दिया था। गंभीरता से ग्राहक जुटा रही थी, अपना नेटवर्क बढ़ा रही थी और नीलामी व्यवसाय की शक्ति को मजबूत कर रही थी। चूंकि वह वर्मा परिवार की थी, उसके लिए कई चीजें करना बहुत आसान था और उसे शायद ही कभी ऐसे लोग मिलते थे जो उसे परेशान करने की हिम्मत करते थे। इसके बजाय मदद की पेशकश करने वाले बहुत से लोग थे। वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली थी। श्रीमती वर्मा के निवास से निकलने के बाद आरुष ने कपड़े बदले और काम पर चली गई। उसका नीलामी घर सुबह 10 बजे खुलता था और अभी केवल 9 बजे थे। उसके अलावा जो मालिक थी, नीलामी घर में कोई और नहीं था। बाहर ठंड और बरसात का दिन था, लेकिन वह खुशी से एक गाना गुनगुना रही थी, उन खजानों की जांच कर रही थी जो इन पिछले 2 दिनों में आए थे। एक कांच के प्रकार का जेडाइट कंगन, स्पष्ट और लगभग दोषरहित। उसने इसे केवल 2 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन यह नीलामी में आसानी से 2 गुना मूल्य ला सकता था। एक 30 कैरेट का एम्बर रंग का हीरा, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला और एक दुर्लभ दिल के आकार का। शुरुआती बोली 8 लाख रुपए होने का अनुमान था। इसे नीलामी के लिए उसे सौंपा गया था और लाखों में बिकना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीलामी घर कमीशन लेगा, जिससे आसानी से लगभग 1 लाख रुपए बन जाएंगे। विभिन्न प्राचीन वस्तुएं, सुलेख और पेंटिंग, खजाने भी थे, जिनकी कीमत कुछ 100,000 से लेकर कई लाख तक थी। वह महीने के अंत में नीलामी में अच्छा मुनाफा कमाएगी। आरुष आनंद ले रही थी जब उसने अचानक पैरों की आहट सुनी। ये सोचकर कि कोई कर्मचारी काम पर आ रहा है, वह ऊपर देखने और उन्हें बधाई देने वाली थी, लेकिन वह जम गई, क्योंकि जो व्यक्ति आया वह गुल था। आरुष के चेहरे से मुस्कान तेजी से फीकी पड़ गई। गुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुल ने उसके बर्फीले चेहरे को देखा और नाराज होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस घटिया जगह पर आना चाहता हूँ? अगर तुम नहीं आना चाहते तो चले जाओ। गुल खराब मूड में अपने बालों को जोर से खरोंचे बिना नहीं रह सका। बकवास बंद करो, मैंने जो चाहा है वह खरीद लिया है और मैं स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा। तुम्हें मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आरुष ने अपने दिल में खुद को याद दिलाया कि वह एक व्यवसाय चला रही थी और वह ग्राहकों को गालियां नहीं दे सकती थी या मार नहीं सकती थी। भले ही ग्राहक अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला हो, उसे फिर भी उनके पैसे लेने थे। वह बार बार खुद को रोके रही, किसी भी अपशब्द को न उगलने में कामयाब रही, लेकिन उसका लहजा बहुत अच्छा नहीं था। मैं भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या खरीदना है? मैंने सुना है कि तुम्हारा नीलामी घर पिछले 2 महीनों से एक तरह की चमत्कारिक निशान हटाने वाली क्रीम बेच रहा है जो सभी प्रकार के गंभीर निशान को कम कर सकती है। क्या ये सच है या झूठ? बेशक ये सच है। मेरा नीलामी घर छोटे या बूढ़े को धोखा नहीं देता, हम केवल अच्छी चीजें बेचते हैं। आरुष ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। तुम निशान हटाने वाली क्रीम खरीदना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर तो कोई नुकसान नहीं है, तुम किसके लिए खरीद रहे हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस अपनी मरहम बाहर निकालो। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा दिल बदल गया हो? तुम्हें अपराध बोध हो रहा हो कि तुम्हारी माँ ने प्रीति का चेहरा खराब कर दिया और इसलिए तुम उसके लिए निशान हटाने वाली क्रीम खरीदना चाहते हो? गुल रुका, फिर सिर हिलाया। यह उसके लिए नहीं है। तो ये किसके लिए है? क्या तुम परेशान नहीं कर रही हो? जब मैं कुछ खरीदने आया हूं तो तुम मुझसे लगातार पूछताछ क्यों कर रही हो? क्या तुम इसे बेचोगी या नहीं? मैं इसे बेचूंगी, लेकिन अगर तुम खरीदना चाहते हो तो महीने के अंत में नीलामी में शामिल हो जाओ। इसे वहां खरीदो।
इसे निजी तौर पर खरीदने का विचार संभव नहीं है। मुझे अभी भी लोगों को आकर्षित करने के लिए इस क्रीम की जरूरत है। गुल हताश होकर उसका सुंदर पीला चेहरा लाल हो गया। मैं बस और पैसे दूंगा। मुझे तत्काल जरूरत है और मैं तुम्हारी नीलामी का इंतजार नहीं कर सकता। उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे महीने में केवल एक ही बैच निशान मरहम का मिल सकता है और मुझे प्रभाव दिखाने के लिए कुछ नीलामी में प्रदर्शित करना होगा। यह अब मेरा हस्ताक्षर उत्पाद है और कई लोग इसे अग्रिम में आरक्षित करना चाहते हैं। मैंने उन सभी को मना कर दिया है। मैंने दूसरों को नीलामी में इसके लिए लड़ने के लिए कहा है। अगर मैं इसे अभी तुम्हें बेच दूंगी तो नीलामी के लिए कुछ नहीं बचेगा और मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी पिछली नीलामियों में सबसे ऊंची बोली मरहम के एक बैच के लिए सिर्फ 1 लाख थी। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। मुझे बेच दो। अगर कोई तुमसे पूछे तो बस कह देना कि तुमने इसे मुझे बेच दिया और मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आरुष ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? अगर मैं मरहम तुम्हें बेच दूंगी तो मेरे नीलामी घर की प्रतिष्ठा चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे कुछ लाख की परवाह है? मैं नीलामी घर के दीर्घकालिक विकास के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा घटिया नीलामी घर ज्यादा पैसे का भी नहीं है। तुम किस प्रतिष्ठा की बात कर रही हो? मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे बताओ इसे बेचने में कितना पैसा लगेगा? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, स्थिति का फायदा मत उठाओ। मेरे पास पैसा हो सकता है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने 3 बार कहा नहीं। मानो या ना मानो, अगर तुम नहीं बेचोगी तो मैं तुम्हारा नीलामी घर तोड़ दूंगा। आगे बढ़ो, तोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बस अपनी दादी के पास रोती हुई भागूंगी और वह निश्चित रूप से तुम्हारे दादा के पास हिसाब चुकाने जाएंगी। फिर मैं कुछ अरब रुपए मुआवजे के तौर पर मांगूंगी, तुम्हें निचोड़ दूंगी। उसके बाद मैं क्रीम तुम्हें बेचने के बजाय शौचालय में बहाना पसंद करूंगी। गुल, जो खुद हमेशा लापरवाही से काम करता था, पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला जो उससे भी ज्यादा जंगली थी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने की आरुष अतीत की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जिनका कोई पारिवारिक समर्थन नहीं था। वह वास्तव में उससे बिल्कुल नहीं डरती थी, यहाँ तक कि बेशर्मी से उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी। वह आखिरकार पीछे हट गया। मैं यहाँ कुछ खरीदने आया था, तुमसे बहस करने नहीं। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? सावधान रहो वरना तुम भविष्य में शादी नहीं कर पाओगी। आरुष ने आंखें घुमाई। ओह माय, सबसे बड़े युवा मास्टर गुल को याद है कि वह यहाँ कुछ खरीदने आया है। अभी अभी किसने कहा था कि वह मेरा नीलामी घर तोड़ने जा रहा है? तुम्हें मुझे क्रूर कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ही थे जो अहंकारी व्यवहार कर रहे थे। जिस तरह से तुम हो, तुम निश्चित रूप से भविष्य में बिना पत्नी के रहोगे। आखिरी अभिशाप गुल के लिए कोई खतरा नहीं था। उसे विश्वास था कि वह आकर्षक और मिलनसार है। महिलाएं पतंगों की तरह उसके पास खींची चली आती थीं। हर कोई उससे शादी करने के लिए उत्सुक था। वह भला कैसे पत्नी नहीं ढूंढ पाएगा? हास्यास्पद। गुल ने अपनी आवाज को नरम करने की पूरी कोशिश की। अगर तुम मुझे नहीं बेच सकती तो मुझे बताओ कि तुम्हें मरहम कहाँ से मिला। मैं खुद किसी को ढूंढ कर खरीद लूंगा। गुल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं तुम्हें अपने आपूर्ति चैनल के बारे में इतना महत्वपूर्ण रहस्य बताऊंगी? मेरे पास इस मरहम की नीलामी के विशेष राष्ट्रव्यापी अधिकार हैं। मैंने इसका एकाधिकार कर लिया है और तुम इसे कहीं और नहीं खरीद सकते। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या मैं अभी भी इसका एकाधिकार कर पाऊंगी? मुझे डर है कि इसके बजाय गुप्ता परिवार इसका एकाधिकार कर लेगा। आरुष निश्चित रूप से गुल को नहीं बता सकती थी कि जिसने उसे मरहम बेचा था वह प्रीति थी। मूल रूप से प्रीति अपनी दादी का विशेष गुप्त मरहम बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल थी और आवश्यक सामग्री महंगी और दुर्लभ दोनों थी। डॉक्टर शकुंतला उम्र में बढ़ रही थी और जब तक ये प्रीति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए न हो, वह मरहम का एक बैच बनाने में केवल 1 सप्ताह खर्च करेंगी। हालांकि आरुष को लगा कि इतनी प्रभावी निशान हटाने वाली मरहम को न बेचना शर्म की बात है, इसलिए प्रीति से बहुत विनती करने के बाद वह विशेष रूप से उसके नीलामी घर के लिए हर महीने एक बैच बनाने के लिए सहमत हो गई। बेशक मरहम प्रीति ने बनाया था। वह डॉक्टर शकुंतला को दिन में क्लिनिक में मेहनत करने और रात में श्रमसाध्य रूप से दवा तैयार करने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये काम अपने ऊपर ले लिया, इसे अभ्यास के रूप में मानकर। लेकिन जब प्रीति मरहम बनाती थी तब भी इसमें जल्दी नहीं की जा सकती थी। उबालने, जमने की प्रक्रिया और दवा की प्रभावशीलता में समय लगता था। वह एक दिन में केवल एक ही कदम उठा सकती थी और उसे लगातार उबलते मिश्रण की निगरानी करनी पड़ती थी, जो समय लेने वाला और श्रमसाध्य दोनों था, और इसमें काफी दुर्लभ औषधीय सामग्री का उपयोग होता था। केवल आरुष जानती थी कि मरहम का एक बैच जिसकी कीमत 1 लाख रुपये थी, वास्तव में महंगा नहीं था। उसने शुरुआती बोली बढ़ाने का भी फैसला किया था क्योंकि यह उत्पाद बिकना ही था। जो लोग उसके नीलामी घर में बैठ सकते थे वे सभी या तो अमीर थे या कुलीन, और उनमें से कोई भी सिर्फ 1 लाख को याद नहीं करेगा। गुप्ता परिवार तो इतने छोटे से मुनाफे की परवाह भी नहीं करेगा। गुल बेचैन होकर अपने बालों में उंगलियां फिराता रहा। तुम इसे इतना क्यों खींच रही हो? अगर तुम मुझे आपूर्ति चैनल बता दो तो क्या बड़ी बात है। मैं कोई फार्मेसी या नीलामी घर नहीं चलाता। मैं बस निशान हटाने वाली मरहम खरीदना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति घायल हो गया है और मुझे जल्द से जल्द उसे ठीक करने में मदद करने की जरूरत है। ठीक है, तुम कुछ दिनों तक इंतजार कर सकते हो, है ना? महीने के अंत में इस मरहम की नीलामी होगी। तुम बस तब आकर इसे खरीद सकते हो। क्या कुछ दिनों से इतना फर्क पड़ता है? बेशक फर्क पड़ता है। मुझे जल्दी है। गुल नेहा के लिए निशान हटाने वाली मरहम खरीदना चाहता था। वह कल रात फिर से उससे अस्पताल में मिलने गया था। उसके चेहरे पर घावों में दर्द होना बंद हो गया था, लेकिन निशान भद्दे और भयानक थे। कोई भी दवा प्रभावी नहीं थी और वह अपने चेहरे की बदनामी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह रोई और हंगामा किया, यहाँ तक कि इमारत से कूदने की धमकी भी दी। उसका दिमाग दहने के कगार पर था।
दूसरी बहन ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग रोक दी थी और उसके साथ रहने के लिए वापस भागी थी, लेकिन इसका बहुत कम उपयोग हुआ, वह अभी भी उन्मादी हो जाती थी। गुल, इस डर से कि वह वास्तव में निराशा में एक इमारत से कूद जाएगी, आखिरकार अपने पिता को मना लिया कि वह जाए और निशान हटाने वाली मरहम खरीद ले। आरुष को नेहा के चेहरे की बदनामी के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह कभी भी गुल को निशान हटाने वाली मरहम नहीं बेचती। अच्छे विवेक में उसने गुल को याद दिलाया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कब घायल हुआ था, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये केवल ताज़े घावों पर प्रभावी है। 1 साल से अधिक पुराने निशानों पर काफ़ी कम प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हाल की चोटों के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करने का कोई असर नहीं पड़ता है। निशान हटाने की प्रभावकारिता समान है, ये निशान को पूरी तरह से मिटा सकती है और त्वचा को उसके मूल रूप में बहाल कर सकती है। साथ ही मरहम केवल 30 ग्राम है, जो केवल निशानों के एक छोटे से क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त है। बड़े क्षेत्रों के लिए, जैसे कि पूरे शरीर पर निशान, ये पर्याप्त नहीं होगा, यह ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे पर उपयोग के लिए पर्याप्त है। गुल और भी उत्सुक हो गया, ये वास्तव में त्वचा को उसके मूल रूप में बहाल कर सकती है। इस दुनिया में ऐसी प्रभावी निशान हटाने वाली मरहम है, मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। तुम्हें यह मरहम कहाँ से मिली? आरुष ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे ये कहाँ से मिली, इसलिए तुम हार मान लो। आरुष ने उसे ऐसे भाव से देखा जैसे वह कह रही हो, तुम सच में अनजान हो, यह एक निशान उपचार मरहम है जिसे मैंने बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है। ये पूर्वजों द्वारा दिया गया एक गुप्त सूत्र है और इसे जनता को बेचा नहीं जाता है। अब तथ्य यह है कि तुम वास्तव में इसे खरीद सकते हो, काफ़ी कुछ है। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने निशान को पूरी तरह से ठीक करने का मौका दे रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ और विनम्र होना चाहिए। तुम इसकी इतनी तारीफ करती हो तो तुम बस मुझे मरहम क्यों नहीं बेच देती? मैं तुम्हें पैसे में कम नहीं आंकूंगी। क्या ये पैसे के बारे में है? आरुष ने उसे तिरस्कार से देखा, तुम गुप्ता परिवार की पोती के बारे में जानते हो जो एक परी की तरह दिखती है ना? उस बच्चे के चेहरे पर लगे निशान पूरी तरह से ठीक हो गए क्योंकि उसने हमारी निशान मरहम का इस्तेमाल किया था। गुप्ता परिवार भी सही चैनलों से गुजरा और नीलामी में शामिल हुआ। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वे मेरे पास भागते हुए नहीं आए, मुझ पर बिक्री के लिए दबाव नहीं डाला, जैसा तुम कर रहे हो। गुल निश्चित रूप से गुप्ता परिवार की उस पोती के बारे में जानता था। उसका नाम मीरा था, जिसका जन्म एक पेंटिंग की तरह तैयार की गई विशेषताओं के साथ हुआ था, अपने नाम के अनुरूप और अत्यंत सुंदर। वह गुप्ता परिवार की प्रिय थी। हालांकि इस साल उसके 12वें जन्मदिन पर उससे जलकर उसके चचेरे भाई ने उसे लकड़ी के केबिन में फंसाया जिसमें वे अक्सर एक साथ खेलते थे। उसके चचेरे भाई ने केबिन में आग लगा दी, जिससे मीरा लगभग जलकर मर गई। हालांकि बाद में उसकी जान बचा ली गई। मीरा को पूरे शरीर पर गंभीर जलन हुई और उसका एक समय का सुंदर चेहरा अब बदसूरत निशान से खराब हो गया था। बदनामी के मानसिक कष्ट और शारीरिक ठीक होने के असहनीय दर्द का सामना करते हुए छोटी लड़की, जो अब अपनी उम्र से परे परिपक्व थी, इतने बड़े बदलाव को संभाल नहीं पाई। वह हर दिन रोती थी और उसने अपनी जान लेने के कई विचार किए थे। गुप्ता परिवार ने प्रसिद्ध डॉक्टरों और चमत्कारी इलाज की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक होने में लंबा और दर्दनाक समय लगा और विभिन्न दवाओं का बहुत कम प्रभाव पड़ा। हताशा में उन्होंने आरुष के नीलामी घर में इसे आजमाने का फैसला किया और निशान उपचार मरहम के लिए एक उच्च कीमत चुकाई। आखिरकार अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बहाल करने की तुलना में 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे, लेकिन गुप्ता परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में एक चमत्कार होगा। चून की मरहम केवल 30 ग्राम थी, परिवार ने इसे केवल उसके चेहरे पर लगाया। जब उन्होंने मीरा को मरहम दी तो अगले दिन उसके चेहरे में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया। न केवल लगातार संक्रमण शांत हुआ, बल्कि जलने के घाव भी ठीक होने लगे और उसने नई स्वस्थ त्वचा उगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद 30 ग्राम मरहम पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी थी और मीरा का चेहरा उसकी मूल स्थिति में लौट आया था। पूरा गुप्ता परिवार सदमे में था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नीलामी से यादृच्छिक रूप से खरीदी गई मरहम इतनी चमत्कारी रूप से प्रभावी दवा होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शुरुआती बोली 50,000 रुपये थी। मीरा का चेहरा अब चिकनी और नाजुक त्वचा के साथ, किसी भी निशान से मुक्त, उसके शरीर के साथ दुखद रूप से विपरीत था, जिसमें अभी भी आग से भयानक निशान थे। कुछ क्षेत्रों में लगातार संक्रमण भी था, नई त्वचा उगाने में असमर्थ। हालांकि मीरा जानती थी कि वह बच गई थी और उसने अब आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने सक्रिय रूप से डॉक्टरों के उपचारों में सहयोग किया, असाधारण रूप से मजबूत और लोगों के दिलों के बारे में तेजी से समझदार बन गई। मीरा के दादा उसे बहुत पसंद करते थे और उन्होंने अपनी पोती की ओर से और मरहम के लिए आरुष से व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया था। भारी दबाव में आरुष ने निजी तौर पर मरहम खरीदने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें महीने के अंत में नीलामी में इसे खरीदने के लिए कहा। गुल ने आने से पहले इन सभी घटनाओं को स्पष्ट करवाया था। उसने ये भी सोचा था कि शायद गुप्ता परिवार वर्मा परिवार के साथ मिलकर आरुष की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहा था, क्योंकि आज तक गुप्ता परिवार को छोड़कर किसी और ने मीरा की बहाल उपस्थिति नहीं देखी थी। लेकिन गंभीर रूप से जलने वाले बच्चे के लिए बाहरी लोगों द्वारा नहीं जाया जाना सामान्य था। बहरहाल उसे मरहम लेनी थी और अपनी मां पर आजमानी थी। अगर आरुष ने उसे धोखा देने की हिम्मत की तो उसके नीलामी घर को वापस आकर तोड़ने में देर नहीं लगेगी। गुल को अब बस चिंता थी, क्या होगा अगर नीलामी में गुप्ता परिवार मरहम के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करे। अगर मरहम वास्तव में मीरा के लिए काम करती थी तो गुप्ता परिवार शायद किसी भी कीमत पर इसके लिए बोली लगाएगा। एक अच्छी दवा एक भाग्य के लायक होती है, ये सिर्फ बात नहीं है, और तब तक मरहम की कीमत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। इसके अलावा गुप्ता परिवार के लिए मीरा को इतने व्यापक जलन हुए थे कि महीने में 30 ग्राम मरहम बस पर्याप्त नहीं होगी, वे और पाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।
इसके विपरीत गुप्ता परिवार के बूढ़े श्रीमान वर्तमान में बहुत नाराज थे। उसकी मां ने प्रीति का चेहरा खराब कर दिया था और बूढ़े श्रीमान का उपचार बाधित कर दिया था। वह नेहा के चेहरे पर जलन की परवाह नहीं करेंगे। अकेले उसके लिए निशान हटाने वाली मरहम खरीदने के लिए पैसे खर्च करना तो दूर की बात है। जयंत को भी नेहा हाल ही में लगातार परेशानी का कारण लग रही थी और वह उससे निपटना नहीं चाहता था। वह अस्पताल भी नहीं गया था। गुल के पास मरहम खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो उसे अपने दादा दादी से पैसे मांगने होंगे। वे निश्चित रूप से अपनी बेटी के जीवन या मृत्यु को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जबरदस्ती खरीदने या बेचने में विफल रहने के बाद गुल केवल आरुष को एक रिजेंटफुल नजर दे सका, इससे पहले कि वह चला गया। आरुष उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। गुल को गुप्ता परिवार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उसे भी वर्मा परिवार का समर्थन प्राप्त था। यह उल्लेख न करने के लिए श्रीवर्ण सिर्फ उसके सबसे बड़े चाचा हो सकते थे, लेकिन वह कभी भी चुपचाप बैठकर उसे गुप्ता परिवार द्वारा धमकाए जाने की अनुमति नहीं देंगे। श्रीमती वर्मा उसे पसंद नहीं कर सकती थी, लेकिन श्रीवर्ण अभी भी अपनी भतीजी के प्रति बहुत अच्छे थे। परेशान करने वाले गुल के चले जाने के बाद आरुष ने एक गाना गुनगुनाना और अपने खजाने गिनना शुरू कर दिया। कर्मचारी भी काम पर आने लगे और जल्द ही नीलामी घर गतिविधि से गुलजार हो गया। एक फलते फूलते और समृद्ध दृश्य पेश कर रहा था। ये सब प्रीति की निशान हटाने वाली मरहम की बदौलत था, जिसने अचानक उसके नीलामी घर को प्रसिद्ध कर दिया। हाल ही में लोकप्रियता बढ़ी और पूछताछ कॉल ने लगभग फोन उड़ा दिए। आरुष ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक निशान हटाने वाली मरहम लाखों रुपये विज्ञापन पर खर्च करने की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रभावी होगी। उसे प्रीति द्वारा दी गई मरहम की कई जार याद थी, कुछ घाव भरने के लिए, कुछ निशान हटाने के लिए और यहाँ तक कि कुछ मासिक धर्म के दर्द से राहत के लिए। सभी छोटे चीनी मिट्टी के जार में पैक थे। जब प्रीति ने उन्हें उसे दिया तो उसने केवल इतना कहा कि वे डॉक्टर शकुंतला परिवार की गुप्त दवाएं थीं जो जनता को बिक्री के लिए नहीं थीं, कि वे प्रभावी थीं और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर उसे पता होता कि दवाएं इतनी मजबूत और जादुई थीं, तो वह उन्हें खोलकर खुद इस्तेमाल नहीं करती। वह उन्हें लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सीधे नीलामी घर ले जाती। आरुष अपने कार्यालय में लौटी, खुशी से अपने खुद के दवा के जार निकालकर उनसे खेलने लगी और धीरे से बुदबुदाई, आकाश की आलोचना करते हुए, दूसरा भाई सच में बेवकूफ है, प्रीति जैसी इतनी अच्छी पत्नी को ऐसे जाने दिया। दादी ने तो हमारी दादी की जान बचाई थी। सबसे बड़े चाचा ने कहा था कि हमें डॉक्टर शकुंतला के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए, लेकिन इसके बजाय तुमने उन्हें पूरी तरह से नाराज कर दिया। जब तुम बीमार पड़ोगे तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। जैसे ही वह बुदबुदा रही थी, उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने नीचे देखा और आश्चर्यचकित होकर ये श्रीवर्ण का कॉल था। आरुष की आंखों में भ्रम की एक चमक दिखाई दी, यह न समझते हुए कि श्रीवर्ण अचानक उसे क्यों बुलाएंगे। अपने भ्रम के बावजूद उसने जल्दी से उत्तर बटन दबाया और चुस्ती से आवाज लगाई, सबसे बड़े चाचा। श्रीवर्ण की आधिकारिक आवाज फोन से आई, आरुष, तुम्हारे सबसे बड़े चाचा को तुमसे एक सवाल पूछना है। आरुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्या है सबसे बड़े चाचा? मैं वह सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता है। तुम्हारे नीलामी घर से गुप्ता परिवार ने जो निशान हटाने वाली मरहम खरीदी थी, वह तुम्हें कहाँ से मिली? आरुष तुरंत चकरा गई। श्रीवर्ण वास्तव में निशान हटाने वाली मरहम के बारे में पूछ रहे थे। वह अपने होंठ काटने से खुद को रोक नहीं पाई। सबसे बड़े चाचा, क्या आपको भी निशान हटाने वाली मरहम चाहिए? कौन घायल हुआ है? मुझे नहीं चाहिए। ये गुप्ता परिवार के बूढ़े श्रीमान हैं जो मेरे पास आए थे। वे मरहम के स्रोत को जानना चाहते हैं ताकि इसे बड़ी मात्रा में खरीद सकें। इसने आरुष को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अगर श्रीवर्ण सिर्फ मरहम चाहते थे तो उन्हें देना कोई समस्या नहीं होगी, आखिरकार वह परिवार था। लेकिन अगर श्रीवर्ण मरहम बनाने वाले को जानना चाहते थे तो आरुष को मुश्किल होगी। वह प्रीति को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह श्रीवर्ण को धोखा भी नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने बस अपने होंठ काट लिए और चुप रही, जैसे कि मैं वह सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता है। शब्द उसके द्वारा नहीं बोले गए थे। आरुष ने बात करते करते विराम लिया तो श्रीवर्मा ने सुना। भले ही वह बहुत सख्त थे, लेकिन अचानक वह हंस पड़े। तुम काफी वफादार हो लड़की। मरहम प्रीति का था, है ना? तुम उसे धोखा नहीं देना चाहती हो। आरुष को तुरंत सिर में सनसनाहट महसूस हुई। परिवार के मुखिया श्रीवर्मा ने तुरंत उसके विचारों को भांप लिया था, यहाँ तक कि सीधे अनुमान लगा लिया था कि मरहम प्रीति ने ही बनाया था। तो दूसरे भाई इतने समझदार हैं, ये सब बड़े मामा से विरासत में मिला है। बड़े मामा, ऐसा नहीं है कि मैं वर्मा परिवार को मरहम के स्रोत के बारे में बताना नहीं चाहती, लेकिन यह निशान हटाने वाली क्रीम यूनियन प्रीति की दादी का एक गुप्त नुस्खा है। यह आमतौर पर जनता को नहीं बेचा जाता है। इस मरहम का उत्पादन लागत बहुत अधिक है, इसमें दुर्लभ सामग्री लगती है और प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। यूनियन के पास भी इसका कोई स्टॉक नहीं है। श्री वर्मा ने वास्तव में जैसे ही वर्मा परिवार से इसका वर्णन सुना था, मरहम के स्रोत का अनुमान लगा लिया था। आरुष के प्रीति के साथ बहनों जैसा करीबी रिश्ता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका नीलामी घर प्रीति की दादी की गुप्त दवा को बेचने के लिए प्राप्त कर सकता था। केवल प्रीति की दादी के मरहम में ही ऐसे चमत्कारी प्रभाव हो सकते थे जो वर्मा परिवार की पोती के बुरी तरह से जले हुए चेहरे को उसकी मूल अवस्था में बहाल करने में सक्षम हो। उन्होंने आरुष को केवल अपने संदेह की पुष्टि के लिए बुलाया था। ठीक है, मैं समझता हूं कि मरहम का बड़े पैमाने पर उत्पादन निश्चित रूप से नहीं हो सकता, अन्यथा प्रीति की दादी इसे हमेशा बाजार से छुपाकर नहीं रखती। वर्मा परिवार के हमारे परिवार के साथ कुछ संबंध हैं। पुराने समय में श्री वर्मा ने तुम्हारे दादा को अपना बड़ा भाई भी माना था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी है, इसलिए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरुष ने बहुत उत्साह से जवाब नहीं दिया। ठीक है, तुम्हारे नीलामी घर ने हाल ही में अच्छी लोकप्रियता के साथ मजबूत गति प्राप्त की है। ऐसा लगता है कि तुम इसे गंभीरता से प्रबंधित कर रही हो। मुझे राहत है कि तुम महत्वाकांक्षी हो। अगर तुम्हें कोई कठिनाई हो तो बड़े मामा को बताओ या सीधे अपने दूसरे भाई को ढूंढो।
सब कुछ अपने ऊपर मत लो, समझी? मैं समझती हूँ, धन्यवाद बड़े मामा। संगम चिकित्सा क्लिनिक में प्रीति काम में व्यस्त थी। आज नंबर 517 का क्लिनिक में काम करने का पहला दिन था और वह काफी अच्छी तरह से ढल रहा था। इसके अलावा स्मृति हानि और चेहरे के विकृत होने के कारण क्लिनिक के लोग उसकी अच्छी देखभाल कर रहे थे। किसी को डराने के डर से नंबर 517 ने जानबूझकर अपने चेहरे के अधिकांश भाग को ढकने के लिए एक बड़ा मुखौटा पहना था और उसके माथे को बालों की लटों से छुपाया गया था। अनिवार्य रूप से केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं ताकि मरीजों को उसे देखकर कोई असामान्य प्रतिक्रिया न हो। शुरुआत में नंबर 517 को सभी से मिलवाने, उसके काम को समझाने के बाद प्रीति ने उस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। भले ही उसकी याददाश्त चली गई थी, फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति था और उसे अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे केवल उसे बेकार महसूस होता। एक मरीज को दवा निर्धारित करने के बाद प्रीति को श्री वर्मा का फोन आया। कुछ संक्षिप्त औपचारिक अभिवादनों के बाद श्री वर्मा ने वर्मा परिवार के अनुरोध का उल्लेख किया। उन्हें तुम्हारा मरहम प्रभावी लगा और वे एक बड़ी मात्रा में खरीदना चाहेंगे। मुझे पता है कि यह तुम्हारी दादी का संरक्षित गुप्त नुस्खा है और मैंने वर्मा परिवार को बता दिया है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी कीमत बता सकती हो जब तक ये बच्चे को ठीक कर सकता है, बाकी सब कोई मुद्दा नहीं है। प्रीति एक पल के लिए मौन रही और फिर जवाब दिया, मरहम उत्पादन प्रक्रिया जटिल है और इसमें थकाऊ प्रक्रियाएं शामिल हैं। शेल्फ लाइफ की भी चिंता है। मरहम बनने के बाद जितना अधिक समय तक रखा रहता है उतना ही कम प्रभावी हो जाता है। यही कारण है कि मेरी दादी और मैंने इसे कभी बड़ी मात्रा में नहीं बनाया है। इसके अलावा एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण है जो सामग्री का मुद्दा है। इस मरहम के लिए आवश्यक मुख्य सामग्रियों में से 100 साल पुरानी जंगली रतालू है, जो महंगा है और प्राप्त करना कठिन है। इतने सालों में जब से मेरी दादी ने चिकित्सा क्लिनिक चलाया है, हमें केवल कुछ छोटे टुकड़े ही मिले हैं जो अधिक मरहम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अन्य दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भी आवश्यक हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि श्री वर्मा ने सुनने के बाद जवाब दिया, सामग्री खरीदने की चिंता मत करो। वर्मा परिवार उसे स्वयं व्यवस्थित कर सकता है। तुम्हें बस उनके लिए दवा तैयार और उत्पादित करने की आवश्यकता है। इसे मेरी तरफ से तुम पर एक एहसान समझो। अगर तुम्हें भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो तुम इस एहसान का उपयोग करके मेरी मदद मांग सकती हो। जब तक यह मेरी क्षमताओं के भीतर है, मामले की परवाह किए बिना मैं उसे तुम्हारे लिए हल करूंगा। प्रीति को उनके द्वारा उल्लेखित एहसान के बारे में ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन चूंकि श्री वर्मा पहले से ही जानते थे कि मरहम उसी ने बनाया है, इसलिए वर्मा परिवार को भी इसका पता चल जाएगा। वर्मा परिवार भी देर सबेर दवा के लिए उसी के पास आएगा। वर्मा परिवार के उसके पास आने का इंतजार करने के बजाय सीधे श्री वर्मा से सहमत होना बेहतर होगा, ताकि वह उन्हें नाराज न करे। ठीक है, बस वर्मा परिवार को बच्चे को संगम अस्पताल में स्थानांतरित करने दें। कृपया आप और वर्मा परिवार इस रहस्य को बनाए रखें और मेरी दादी के गुप्त नुस्खे को फिलहाल प्रकट न करें। कोई समस्या नहीं है, मैं वर्मा परिवार को निर्देश दूंगा, उन्होंने जवाब दिया। प्रीति की सहमति सुनकर श्री वर्मा ने राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि वह आकाश के कारण वर्मा परिवार के प्रति द्वेष रखेगी और मदद करने से मना कर देगी। ऐसा लगता है कि प्रीति अभी भी बड़ी तस्वीर को समझती है। फोन रखने के बाद उन्होंने पहले वर्मा परिवार को बच्चे के अस्पताल स्थानांतरण की व्यवस्था करने के लिए बुलाया, उनसे ढेर सारा धन्यवाद प्राप्त किया। फिर वह आकाश के कार्यालय गए। योगेश ने श्री वर्मा को देखते ही तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, अध्यक्ष महोदय आप आ गए। आकाश ने किसी के आने की आवाज सुनी, लेकिन उसने सिर भी नहीं उठाया, दस्तावेजों को देखता रहा। श्री वर्मा को अपने बेटे द्वारा अनदेखा किए जाने की आदत थी, लेकिन आज वह विशेष रूप से नाखुश थे क्योंकि वर्मा परिवार हर जगह दवा और डॉक्टरों की तलाश कर रहा था, जिससे उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि प्रीति और उसकी दादी के औषधीय कौशल और गुप्त नुस्खे एक रणनीतिक संसाधन के रूप में कितने महत्वपूर्ण थे। उन्हें अपने बेटे के साथ गोलमोल बात करने का मन नहीं था और सीधे पूछा, हाल ही में प्रीति के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं? क्या तुमने उसे फिर से नाराज किया है? जब आकाश ने प्रीति का नाम सुना तो उसने उदासीनता से ऊपर देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुमने अभी तक तलाक का मुआवजा चुकाया है? मैंने कुछ चुकाया है। आप वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षित रहना बेहतर है। तुम कुछ होने से पहले सुधार करने के बारे में नहीं सोच सकते, तब तक बहुत देर हो जाएगी। श्री वर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब तुमने प्रीति को तलाक दिया था, मुझे याद है कि उसने 1 अरब मुआवजे की मांग की थी। उसे उसका हर पैसा चुका दो, कंजूसी मत करो और पैसे अपने पास मत रखो। इसके अलावा आज ही निगम की ओर से संगम अस्पताल को 50 लाख दान करो, देर मत करना। आकाश ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। अचानक उसके अस्पताल को दान क्यों? क्या आप बीमार हैं? क्या आपको उससे इलाज करवाने की जरूरत है? क्या तुम मेरे लिए शुभकामना नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हें बीमार दिखता हूँ? मैं प्रीति के अस्पताल को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए दान कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए भी है। मेरे लिए? मुझे आपके लिए कोई रिश्ता सुधारने की जरूरत नहीं है और आप मेरे रिश्ते को उसके साथ सुधार भी नहीं सकते। तुम्हें इसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्या होगा अगर तुम्हें वास्तव में कोई पुरुषों की समस्या है जिसे कोई और ठीक नहीं कर सकता? निश्चित रूप से प्रीति की दादी उसे ठीक कर सकती हैं। अगर हम रिश्ते को नहीं सुधारते हैं तो वे तुम्हारा इलाज करने के लिए कैसे तैयार होंगे? आकाश का चेहरा गहरा हो गया। क्या आप इसे रोक सकते हैं? मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और पुरुष कार्यक्षमता के सभी पहलू सामान्य हैं। मुझे आपको कितनी बार बताना होगा? आप इस बात पर इतने अड़े क्यों हैं कि मुझे कोई समस्या है? क्योंकि केवल नपुंसक पुरुष ही सभी महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। यहाँ तक कि हिजड़े भी महिलाओं की इच्छा रखते हैं। तुम तो सोचने तक की जहमत नहीं उठाते। ये सामान्य कैसे माना जाता है? कौन कहता है कि मेरी किसी महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या है? किस में? आपको जानने की जरूरत नहीं है कि किस में, लेकिन मेरी गुल में निश्चित रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है।
गुल परिवार के साथ गठबंधन विवाह की व्यवस्था करने की कोशिश करना बंद करें। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आकाश ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसकी किस में दिलचस्पी थी, इसलिए श्री वर्मा ने मान लिया कि वह मनगढ़ंत बातें कर रहा था। श्री वर्मा हमेशा खुद को उच्च आत्मनियंत्रण वाला मानते थे, लेकिन वह भी एक पुरुष थे, यहाँ तक कि वह भी इच्छा से बच नहीं पाए थे, और जब वह छोटे थे तब उन्होंने कोमल और सुंदर महिलाओं के साथ गलतियां की थी, इसलिए आकाश अस्तित्व में आया। फिर भी आकाश किसी भी महिला को छूने से मना करता था, यहाँ तक कि मामूली दिलचस्पी भी नहीं दिखाता था, जो अपने जीवन के चरम पर एक युवा पुरुष से अपेक्षित व्यवहार नहीं था। श्री वर्मा को सिरदर्द महसूस हुआ। तुम्हारे शरीर में वास्तव में समस्याएं हैं या नहीं? तुम्हें जल्द ही एक व्यापक जांच के लिए मेरे साथ अस्पताल जाने के लिए समय निकालना होगा। अगर तुम्हें वास्तव में पुरुष प्रजनन क्षमता में कोई समस्या है तो मुझे गुल परिवार को सच्चाई बतानी होगी। कहीं शादी के बाद तुम प्रदर्शन न कर पाओ और गुल परिवार की शिकायतों को न्योता दो। आकाश का चेहरा लोहे जैसा ठंडा हो गया। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं गुल से शादी नहीं करूंगा, नहीं मैं गुल परिवार के साथ किसी गठबंधन विवाह में शामिल होऊंगा। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। गुल एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है जिसमें उत्कृष्ट क्षमताएं हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो और किससे करोगे? इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम फिर से किसी छोटे परिवार की किसी भी महिला से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें वास्तविक शक्ति वाली किसी से शादी करनी होगी। ये कहकर श्री वर्मा ने अपने बेटे के मना करने का इंतजार नहीं किया और मुड़कर चले गए। अगर वह और रुकते तो उन्हें डर था कि वह आकाश से गुस्से से मर सकते हैं। हर बार जब वह आकाश से बात करते थे तो उनका रक्तचाप अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता था, खून उनके सिर में दौड़ जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि वह गुस्से से बेहोश होने वाले हैं। सहायक ने श्री वर्मा को जाते हुए देखा, इससे पहले कि वह चुपचाप राहत की सांस लेता। कोने में खड़ा होकर उसने हमेशा खुद को जितना संभव हो सके उतना अदृश्य रखने की कोशिश की थी। अध्यक्ष महोदय ने वास्तव में उसे बाहरी व्यक्ति नहीं माना। उसके सामने खुले तौर पर आकाश की नपुंसकता पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें यह डर नहीं था कि वह जानकारी लीक कर सकता है। हालांकि लंबे समय तक आकाश का अनुसरण करने के बाद सहायक आकाश और प्रीति के बीच की स्थिति से पूरी तरह अवगत था। अगर आकाश में वास्तव में कोई समस्या होती तो प्रीति ने शादी के 3 महीने के भीतर ही उसे खोज लिया होता और वह उसे पसंद करना जारी नहीं रखती। बॉस के साथ वास्तव में गलत हुआ था। एक पुरुष की क्षमताओं पर सवाल उठाया गया और वह खुद को साबित भी नहीं कर सकता था। यह बहुत निराशाजनक था। योगेश, सहायक चौंक कर ध्यान में आया और तुरंत जवाब दिया, अध्यक्ष आकाश, आपके क्या आदेश हैं? दान अनुबंध लाओ, हम संगम अस्पताल जा रहे हैं। अरे, आप वास्तव में दान करने जा रहे हैं? बेशक, और हम इसे बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। सहायक लगभग तुरंत ही उसके इरादों को समझ गया। आप सुश्री प्रीति के अस्पताल के लिए गति बनाना चाहते हैं, संगम अस्पताल की प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं और जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमारा निगम संगम अस्पताल का समर्थन करता है। बुरा नहीं, तुम ज्यादा मंदबुद्धि नहीं हो। आकाश ने उदासीनता से सिर हिलाया, फिर जोड़ा, 1 अरब भी साथ लाओ जिसे अध्यक्ष ने पहले हस्तांतरित किया था। सहायक कुछ हैरान था। आप योजना बना रहे हैं उसका कर्ज चुकाना जो मैंने उस पर बाकी रखा है? आकाश खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर लगातार हो रही ठंडी बारिश को देखा। उसकी आवाज में एक अकथनीय उदासी थी। वास्तव में मेरे पिता ने मुझे पहले कुछ सिखाया था। उन्होंने कहा था, वर्मा परिवार को पैसे से प्यार करने वाली महिलाओं से डर नहीं लगता, क्योंकि वर्मा परिवार में जिस चीज की कमी नहीं है वह पैसा है। अगर उसे पैसा चाहिए तो उसे संतुष्ट करो। दुर्भाग्य से मैंने अतीत में उनके शब्दों को नहीं समझा। अंत में मेरा अभी भी प्रीति के साथ झगड़ा हुआ और मैंने उसे एक भी पैसा दिए बिना तलाक दे दिया। सहायक ने खुद को उसे सांत्वना देने से नहीं रोक पाया। अध्यक्ष आकाश, ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। आपको दूसरों ने धोखा दिया था। यह मेरी गलती है। आकाश की सबसे बड़ी ताकत शायद यह मानना था कि वह कब गलत था। मैं बहुत मूर्ख था। सहायक ने उसे जटिल निगाहों से देखा। यह पहली बार था जब उसने बॉस को इस तरह से खुद को नीचा दिखाते हुए सुना था। बॉस हमेशा दूसरों को मूर्ख कहा करता था, आम लोगों को बेवकूफ और अश्लील होने के लिए तिरस्कार करता था, जबकि वह खुद हमेशा उदासीन और अहंकारी होता था, सब कुछ को नीचा देखता था। अब उसने आखिरकार महसूस किया था कि साधारण लोगों में भी खूबियां थीं। आकाश ने अपना ओवरकोट पहना और दफ्तर से बाहर निकल पड़ा। सहायक ने जल्दी से ब्रीफकेस पैक किया और पीछे पीछे चला। दोपहर के करीब प्रीति को निदेशक संघवी का फोन आया। डॉक्टर प्रीति, शक्ति कॉर्प के अध्यक्ष आकाश आज हमारे अस्पताल को दान देने आए हैं। क्या आप दान कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगी? शक्ति कॉर्प का दान सार्वजनिक है और यहाँ काफी पत्रकार हैं। इसने पहले ही हमारे अस्पताल को हॉट सर्च पर डाल दिया है, निदेशक ने सूचित किया। प्रीति एक पल के लिए अचंभित थी, अनिश्चित थी कि इस समय आकाश क्या खेल खेल रहा था। शक्ति कॉर्प कितना दान कर रहा है? 50 लाख, काफी ईमानदार। एक और 50 लाख। प्रीति अपने दिल में भावना को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। आकाश अधिक से अधिक उदार होता जा रहा था। 50 लाख को ऐसे मानता था जैसे वह कुछ भी न हो। हालांकि इस बार देने का तरीका अलग था। यह कोई निजी दान नहीं था, बल्कि निगम के नाम पर दिया गया था। ऐसा क्यों था? निदेशक संघवी ने जोड़ा। अध्यक्ष आकाश किस ओर देख रहे हैं? साथ ही वर्मा परिवार ने कहा कि वे विशेष रूप से अपने बच्चे के इलाज के लिए संगम अस्पताल आए, क्योंकि उन्हें शक्ति कॉर्प के अध्यक्ष श्री वर्मा ने संदर्भित किया था। मैंने पहले ही उन्हें वीआईपी वार्ड में व्यवस्थित कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे आपकी वजह से आए हैं और उन्होंने विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए कहा है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। बस मुझे एक पल दें, मैं अभी अस्पताल जा रही हूँ। निदेशक संघवी ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि चाहे वह शक्ति कॉर्प हो या वर्मा परिवार, वे वास्तव में प्रीति के लिए यहाँ थे। उसके बिना शक्ति कॉर्प 50 लाख कैसे दान कर सकता था? उन्होंने वर्मा परिवार की छोटी लड़की की स्थिति की भी समीक्षा की थी।
दूसरे अस्पताल में मूल उपचार योजना वास्तव में समस्याग्रस्त नहीं थी, उपचार गहन और पेशेवर रहा था। संगम अस्पताल के पास भी पेशकश करने के लिए कोई बेहतर उपचार योजना नहीं थी। लेकिन वर्मा परिवार ने कहा कि प्रीति के पास बच्चे को ठीक करने का एक तरीका था, यही वजह है कि उन्होंने उसे स्थानांतरित किया। निदेशक संघवी को पता नहीं था कि प्रीति का तरीका क्या था, लेकिन उन्हें स्पष्ट था कि प्रीति खाली शेखी नहीं मारेगी। उन्होंने आगे की जांच नहीं की या प्रीति के रहस्यों की जांच नहीं की। जब तक बच्चा ठीक हो सकता है, यह एक महान बात होगी। फोन रखने के बाद प्रीति ने अपनी दादी को अलविदा कहा और अस्पताल के लिए गाड़ी चलाई। जब तक वह पहुंची, तब तक काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। निदेशक संघवी लॉबी में खड़े थे, मुस्कुराते हुए आकाश को अस्पताल का एक अवलोकन दे रहे थे। चारों ओर विभिन्न मीडिया इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। प्रीति की निगाह भीड़ से गुजरी और आकाश पर टिकी। वह उस दिन एक गहरे भूरे रंग का ऊनी कोट पहने हुए था। कोट के कपड़े में एक अच्छा ड्रेप था और नाजुक बनावट और उत्कृष्ट सिलाई मालिक की स्थिति और सुंदरता को उजागर करती थी। कोट के नीचे गहरे नीले रंग का सूट था जो एक सफेद शर्ट और एक ग्रे टाई से पूरित था, बहुत व्यावसायिक। वह अभी भी वैसा ही दिखता था जब वह उससे पहली बार मिली थी, चकाचौंध और सुंदर, एक ठंडे आकर्षण के साथ। यहाँ तक कि जब वह काम कर रहा होता था तो उसका आकर्षण दोगुना लगता था, जिससे दिल को उत्तेजित करना और भी आसान हो जाता था। उसने पहले ही अपने आसपास की लड़कियों को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना था, वह बहुत सुंदर है, वह टीवी पर से भी बेहतर दिखता है, यहाँ तक कि पुरुष हस्तियां भी उसके जितने सुंदर नहीं हैं, और इसी तरह। प्रीति ने मन ही मन उनसे सहमत थी। आकाश का वास्तव में एक सही स्वरूप था। उसके जैसे रूप के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि वह तब उसकी ओर आकर्षित हुई थी। उसके जैसा पुरुष आसानी से उसके जैसी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता था, जो युवा प्रेम के उत्तेजना का अनुभव कर रही थी। जैसे ही वह देख रही थी, उसे आश्चर्य हुआ, आकाश को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और प्रीति के दिल की धड़कन छूट गई। उसने खुद को दूर न देखने के लिए मजबूर किया, जैसे कि पहले दूर देखने का मतलब हारना होगा। आकाश के होंठ मुश्किल से ध्यान देने योग्य मुस्कान में थोड़ा मुड़े, फिर उसने अपना सिर घुमाया और निदेशक संघवी को अस्पताल की वर्तमान चिकित्सा क्षमताओं के बारे में बात करते हुए सुनना जारी रखा। प्रीति के बाईं ओर और सामने खड़ी लड़की, जिसका सिर जाली में लिपटा हुआ था, अपनी दोस्त को उत्साहित होकर बता रही थी, क्या तुमने देखा? अध्यक्ष आकाश ने अभी अभी मुझे देखा और वह मुस्कुराया भी। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझ पर मोहित हो गया है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें आईने में देखना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम अभी कितनी बदसूरत दिखती हो। तुम्हारे सिर पर खून और ताज़ा पट्टी के साथ अध्यक्ष आकाश तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? उन्होंने तुम्हें कुछ मनोरंजक सोचा होगा, इसीलिए वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अगर तुम मुझसे पूछो तो हो सकता है कि वह मुझ पर मोहित हो गए हों। मैं आज बाहर आने से पहले विशेष रूप से तैयार हुई थी। मैं एक नकआउट रही होंगी, यहाँ की अन्य सभी महिलाओं को तारांकन ओवरशैडो तारांकन कर रही होंगी। कृपया, तुम्हारे तैयार होने से कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर तेज बारिश के साथ तुम्हारे बाल भीग गए हैं और तुम्हारे खोपड़ी से चिपके हुए हैं। तुम्हारा मेकअप भी बह गया है, तुम एक पांडा की तरह दिखती हो। तुम मुझसे भी बेहतर नहीं दिखती। अध्यक्ष आकाश तुम्हें पसंद नहीं करेंगे जब तक कि वह अंधे न हो। तो जब उसने इस ओर देखा तो वह किसे देख रहा था? दोनों लड़कियों के सामने 50 के दशक में एक महिला थी जिसके हाथ पर प्लास्टर था। आकाश का स्वाद निश्चित रूप से इतना चरम नहीं होगा। वे दोनों एक साथ पीछे मुड़ी और फिर प्रीति को देखा, जिसके चेहरे का एक किनारा सूजा हुआ और चोटिल था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। वह भी नहीं हो सकती थी, वह तो उन दोनों से भी बदतर दिखती थी। ये सही है, अस्पताल आने वाले लोगों से अच्छा दिखने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वे सब बीमार या घायल होंगे, अगले से अधिक डरावने दिखेंगे। शायद आकाश ने बस उन्हें असामान्य रूप से बदसूरत सोचा, इसीलिए उसने झलक देखी। प्रीति ने लड़कियों की बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी और अनुमान लगा सकती थी कि वे उसे क्यों देख रही थीं और उन्होंने सिर क्यों हिलाया। उसने कुछ मनोरंजन के साथ अपने चेहरे को छुआ, ये सोचते हुए कि इस तरह सूजा रहना इतना बुरा नहीं हो सकता है। उसने तमाशा देखना जारी नहीं रखा। एलिवेटर के आसपास की भीड़ ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया, इसलिए उसके पास एस्केलेटर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह एस्केलेटर पर धीरे धीरे चढ़ी, उसका दृश्य व्यापक हो गया। जैसे ही उसकी स्थिति बढ़ी, वह खुद को भीड़ के केंद्र में आकाश की ओर देखने से रोक नहीं पाई, केवल ये जानने के लिए कि आकाश फिर से उसकी ओर ऊपर देख रहा था। प्रीति की उंगलियां थोड़ी कसी। क्या हो रहा था? उसने 2 बार उसे देखा था और दोनों बार उसने उसे पकड़ लिया था। नहीं, वह और नहीं देख सकती। वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसे नहीं देखना चाहिए। उसने अपनी निगाह वापस ली, एस्केलेटर से उतरी और जल्दी से एलिवेटर में चली गई। जैसे ही उसका आंकड़ा गायब हुआ, आकाश ने तुरंत निदेशक संघवी की बकबक सुनने के लिए अपना धैर्य खो दिया। बस निदेशक संघवी, चलो दान समझौते पर हस्ताक्षर करने चलें। निदेशक संघवी का इरादा था कि भीड़ का फायदा उठाकर अपने अस्पताल को और पेश करें, लेकिन चूंकि आकाश अस्पताल को दान करने के लिए उत्सुक था, वह बात करते नहीं रह सकता था। वह केवल सिर हिला सकता था और एक मुस्कान के साथ आकाश को अपने कार्यालय में ले गया। कार्यालय में प्रवेश करने पर उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया, जाओ डॉक्टर प्रीति को यहाँ बुलाओ। ऐसे महत्वपूर्ण दान समझौते के लिए उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। आखिरकार प्रीति सबसे बड़ी शेयरधारक और अस्पताल की वास्तविक प्रभारी थी। शक्ति कॉप के दान करने के साथ ये केवल वह अस्पताल निदेशक मौजूद नहीं हो सकता था। इसके अलावा अन्य लोगों को पता नहीं हो सकता था कि आकाश ने किसकी ओर सिर घुमाया था, लेकिन निदेशक संघवी कैसे नहीं जानते। आकाश ने उनके अस्पताल का दौरा 1 से अधिक बार किया था और प्रीति को ढूंढने के लिए उसके हाल के बार बार के दौरे बहुत सावधानीपूर्वक थे। निदेशक संघवी ने यह भी बताया था कि प्रीति और आकाश शादीशुदा थे। हालांकि उनका तलाक हो गया था, आकाश स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व पत्नी को भूल नहीं सकता था।
सोफे पर बैठे आकाश को लगा कि निदेशक संघ भी बहुत समझदार थे और जानते थे कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। उन्हें समझ नहीं आया कि प्रीति ने पहले लगभग दिवालिया अस्पताल को बचाने के लिए उसके साथ सहयोग क्यों करना चाहा, लेकिन अब उन्हें कुछ हद तक समझ आया। प्रीति ने जिस चीज को महत्व दिया वह निदेशक संघवी का चरित्र हो सकता है। एक पल बाद प्रीति आ गई। उसने अपने बाल बांध रखे थे और एक सफेद लैब कोट पहन रखा था। वह भी काम के लिए तैयार दिख रही थी। निदेशक संघवी ने चमकदार मुस्कान के साथ परिचय दिया, डॉक्टर प्रीति, ये शक्ति कॉर्प के अध्यक्ष आकाश हैं। अध्यक्ष आकाश चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए हमारे अस्पताल को 50 लाख दान करना चाहेंगे। अध्यक्ष आकाश, डॉक्टर प्रीति यहाँ हमारे अस्पताल की सबसे बड़ी शेयरधारक और एक उत्कृष्ट डॉक्टर भी हैं। हमारे अस्पताल की आज की उपलब्धियां सब उसके शानदार चिकित्सा कौशल और समर्पित प्रबंधन की बदौलत हैं। निदेशक संघवी के परिचय के साथ प्रीति ने आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अस्पताल की ओर से मैं अध्यक्ष आकाश को उनके उदार दान के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम अध्यक्ष आकाश और उनके परिवार के लिए चल रहे स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं और ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष आकाश और उनके परिवार को हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। जब प्रीति प्रवेश हुई थी तो आकाश पहले ही खड़ा हो गया था। जैसे ही प्रीति ने अपना हाथ बढ़ाया उसने उसे पकड़ लिया। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। हालांकि हमें भविष्य में निश्चित रूप से आपकी सेवाओं की आवश्यकता होगी। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है कि अगर मैं वास्तव में बीमार पड़ जाऊं तो क्या डॉक्टर प्रीति मेरा इलाज करने के लिए तैयार होंगी। प्रीति का हाथ उसके हाथ से घिरा हुआ था। वह अपने हाथ की गर्मी को अपने हाथ के पीछे और हथेली दोनों पर महसूस कर सकती थी। उसने उस पर एक झलक डाली, ये जानते हुए कि उसने ये जानबूझकर किया था। उसने अपने हाथ को उसकी हथेली से वापस ले लिया, इसे सख्ती से पेशेवर रखते हुए, हमारा अस्पताल मरीजों के लिए मौजूद है। अगर अध्यक्ष आकाश वास्तव में बीमार पड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से पूरी लगन से आपका इलाज करेंगे। आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी प्रीति को अभी भी समझ नहीं आया कि वह अचानक 50 लाख दान क्यों करना चाहता था। हालांकि किसी भी कोण से यह अस्पताल के लिए फायदेमंद लग रहा था, उसे पहले उसके द्वारा धोखा दिया गया था और उस पर भरोसा नहीं करती थी। इसलिए भले ही वह पैसे देने के लिए यहाँ था, वह सतर्क रही। दान समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम सहजता से हो गया। कुछ ही मिनटों बाद प्रीति ने यह कहकर माफी मांगी कि उसे अभी भी मरीजों को देखना है और आकाश से निपटने का काम निदेशक संघवी को सौंपकर चली गई। निदेशक संघवी को आकाश के साथ और अधिक बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही आकाश ने प्रीति को जाते देखा उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसके कदम बढ़ाते ही आकाश भी लगभग तुरंत उसके पीछे चल दिया। उसे जाते देख निदेशक संघवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने नए हस्ताक्षरित दान समझौते को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। ये सचमुच महान था। अब अस्पताल के पास उपकरण खरीदने और जाने माने डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए 50 करोड़ रुपये और थे। वे निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक मरीजों की जान बचा पाएंगे और कुछ निःशुल्क क्लिनिक भी चला पाएंगे। सच में उन्हें प्रीति जैसा भाग्यशाली सितारा मिलकर आशीर्वाद मिला था। इस बीच प्रीति अपने कार्यालय में लौट आई। जैसे ही वह अपने कंप्यूटर पर निदेशक संघवी द्वारा भेजे गए वांगरोहुआ के मामले को देखने और बच्चे की चोटों की जांच करने वाली थी, उसने आकाश को अंदर आते देखा। बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी थी और प्रीति का माथा तन गया। अध्यक्ष आकाश, क्या इस समय आपका मेरे कार्यालय में आना उचित है? अगर हमारी फोटो खींच ली गई तो क्या होगा? अगर हमारी फोटो खींच भी ली गई तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं तो मैं उन पत्रकारों का मुंह बंद करा दूंगा। मैं ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल हो, उसने कहा। प्रीति उसके शब्दों से अचंभित रह गई। वह भूल गई थी कि आकाश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वर्मा परिवार से था। वह शक्ति कॉर्प का सीईओ था। उसके लिए कुछ खबरों को संभालना आसान होगा। उसे अचानक याद आया कि एक बार में आकाश और गुल के बीच उसके कारण विवाद हुआ था। उस समय कई लोग उनकी फिल्मिंग कर रहे थे। उसने सोचा था कि वह पिछले दिन की तरह हॉट सर्च पर आ जाएगी और उसे और अधिक सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई हलचल भी नहीं हुई। क्या यह आकाश का काम था? क्या वह उसकी रक्षा कर रहा था? जब वह वहां हक्की बक्की खड़ी थी, आकाश पहले ही उसके पास आ चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी गाल को छुआ। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। क्या मैंने तुमसे जहर का इस्तेमाल न करने को नहीं कहा था? तुम क्यों नहीं सुनती? हर दिन अपने चेहरे को इस तरह सूजा हुआ रखना, क्या इसका सचमुच तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा? प्रीति होश में आई और उसका हाथ झटक दिया। डॉक्टर मैं हूं या डॉक्टर तुम हो? आकाश के लहजे में लाचारी का भाव था। ठीक है, तुम हो। तुम जो भी तय करती हो वह सही है। अब जब वह इतना सहमत हो गया था तो प्रीति के लिए आक्रामक बने रहना मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दान दिए थे। अगर ये दान किसी और ने दिया होता तो वह कृतज्ञता से भर जाती, मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करती और शायद उन्हें नाड़ी जांचने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ दवाएं देने की पहल भी करती। ये सुनिश्चित करती कि दानकर्ता को लगे कि उनका पैसा अच्छी जगह खर्च हुआ है। लेकिन आकाश के दान ने उसे मुस्कुराने का मौका भी नहीं दिया था। हालांकि वह निश्चित रूप से उसका ऋणी था। उसका दिल सचमुच मांस का बना था। उसका लगातार देना, 50 करोड़ के बाद 50 करोड़ बिना किसी चीज की परवाह किए। उसे यह नहीं पता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने धीरे से आह भरी। उसका लहजा बहुत नर्म था। तुमने अचानक 50 करोड़ क्यों दान कर दिए? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसे खर्च नहीं कर सकते? आकाश, हमेशा की तरह तेज, उसके लहजे में आए बदलाव को पकड़ गया। उसे सच में पैसा पसंद था। यह अच्छा था। जब तक उसे पैसा पसंद था, चीजों को संभालना आसान होगा। उसे बस डर था कि वह उदासीन हो जाएगी और उसे पैसे की भी जरूरत नहीं होगी। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने आगोश में खींच लिया। यह मैं नहीं था जो दान करना चाहता था। यह मेरे पिताजी थे जिन्होंने दान दिया।
मैंने उनसे पूछा है कि क्यों, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि यह एहतियाती उपाय के लिए है। उन्हें डर है कि मैं तुम्हें नाराज कर दूं और तुम भविष्य में वर्मा परिवार का इलाज करने से मना कर दो। वह शायद अपनी उम्र के कारण मरने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को बचाने के तरीके के रूप में पैसे दान किए। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद प्रीति पहले ही समझ चुकी थी कि श्री वर्मा ने 50 करोड़ रुपए क्यों दान किए थे। उन्होंने आज ही उसे फोन किया था और पूरी बातचीत के दौरान वह उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि वह वांग रोहवा का इलाज करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वह उसका एहसानमंद होंगे, एक एहसान जिसे वह भविष्य में कभी भी मांग सकती है। शायद ये 50 करोड़ रुपए का दान श्री वर्मा द्वारा एहसान चुकाने का एक छोटा सा हिस्सा था। शायद श्री वर्मा सचमुच वर्मा परिवार के साथ उसके रिश्ते को सुधारना चाहते थे। आकाश के आगोश में उससे आती ठंडी पाइन की महक से घिरी एक पल ऐसा आया जब वह जाना नहीं चाहती थी। उसे शक था कि उसने उस सुबह अपना जहर तैयार करने में बहुत जल्दबाजी की थी और उसने जरूरत से ज्यादा खुराक का इस्तेमाल किया था, जिससे उसका सिर थोड़ा सा भ्रमित हो गया था। शुक्र है, तर्क ने गहरे नशे में भावनाओं पर जीत हासिल की और प्रीति ने जल्दी से आकाश को दूर धकेला। कृपया अध्यक्ष वर्मा को मेरी ओर से धन्यवाद दें। वापस जाकर उन्हें बताएं कि अगर वह भविष्य में कभी बीमार पड़ते हैं तो मैं उनका मुफ्त में इलाज करूंगी। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं हमारे तलाक के कारण उनका इलाज करने से मना कर दूंगी। बेशक सबसे अच्छा होगा अगर वह बिल्कुल बीमार न पड़े। आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके बहुत करीब आ गया और उससे धीमी आवाज में पूछा, मेरा क्या? प्रीति उसके इतने करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह पीछे हटना भी नहीं चाहती थी। पीछे हटना कमजोरी का संकेत जैसा लगता और वह आकाश के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। इसलिए वह सीधी खड़ी रही, एक उदासीन चेहरे से पूछ रही थी, तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या हुआ है? अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या तुम मेरा इलाज करोगी? मैं अन्य डॉक्टरों जैसी नहीं हूँ। निदेशक संघवी जैसे डॉक्टर जिनके पास दयालु दिल और परोपकारी भावना है, हर किसी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनका मैं इलाज नहीं करूंगी। वे दो तरह के कौन हैं? एक वे जो जघन्य अपराध कर चुके हैं और मरने लायक हैं, और दूसरे वे जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। आकाश का माथा तन गया। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि मैं दोनों श्रेणियों में आता हूँ, है ना? नहीं, तुम पहली श्रेणी के लायक नहीं हो, लेकिन तुम दूसरी श्रेणी में आते हो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मेरे प्रति द्वेष रखता है। तो अगर मैं बीमार होता तो तुम मेरा इलाज नहीं करती? हाँ, मैं नहीं करती। भले ही मैं मरने वाला होता, तुम फिर भी मेरा इलाज नहीं करती? मैं नहीं करती। इतनी कठोर? अगर मैं तुम्हारा इलाज नहीं करती तो क्या दूसरे डॉक्टर नहीं हैं? मुझे दूसरे डॉक्टर पसंद नहीं है, मैं केवल चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। प्रीति इस पर हंस पड़ी। आकाश, तुम्हारी उम्र कितनी है? 3 साल। जब तुम बीमार होते हो तो क्या तुम डॉक्टर को इस आधार पर चुनते हो कि वे तुम्हें पसंद हैं या डॉक्टर की क्षमता के आधार पर? मुझे अन्य डॉक्टरों की क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, मुझे केवल तुम पर भरोसा है। प्रीति की हंसी और भी जोरदार हो गई, फिर भी उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। सच में? तुम कहते हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो आकाश? तुमने कब मुझ पर भरोसा किया है? क्या तुम ठीक से नहीं जानते कि तुम सच में किस पर भरोसा करते हो? लगभग तुरंत ही आकाश समझ गया कि वह अतीत का जिक्र कर रही थी जब उसने उस पर भरोसा नहीं किया था। कई बार उसने प्रीति की बजाय आस्था पर विश्वास करना चुना था और कई बार ये पता चला था कि उसने प्रीति को गलत समझा था। उसने अतीत में कई अनुचित शिकायतें सही थीं। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। उसने फिर से प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया, इस बार अपनी पकड़ कस ली ताकि उसे संघर्ष करके दूर न जाने दे। ये फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझे डांटो, मुझे मारो, जो चाहो वो करो, लेकिन मुझे इस तरह मत मुस्कुराओ। जब तुम इस तरह मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे और दूर जा रही हो। उस पर झुकते हुए प्रीति को एक अवर्णनीय शिकायत का उभार महसूस हुआ और फिर आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, ये सोचते हुए कि वह बेतुके ढंग से भावुक हो रही है। वह क्यों रो रही थी? आकाश को नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उसे ही तलाक का पछतावा है। उसे रोने के लिए क्या था? क्या ये हो सकता है कि दादी की हल्के जहर की पर्ची में आंसू लाने वाला असर भी था? जैसे ही आंसू लगातार भरते रहे, इससे पहले कि वह अपना हाथ उठा पाती, आकाश की उंगलियों ने उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसका चुंबन उस पर पड़ा। उसने जोर से, जल्दबाजी में चुंबन किया, जैसे कि वह उसे निगल जाना चाहता हो। प्रीति और भी जोर से रोई। आकाश ने अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए संघर्ष किया और रुक गया। रोना बंद करो। तुम्हारे अलावा मैंने सचमुच कभी किसी और को पसंद नहीं किया। अब भी तुम आस्था से क्यों जल रही हो? हम प्रीति को आखिरकार एहसास हुआ कि ये दादी की दवा के साथ कोई समस्या नहीं थी। उसके दिल की गांठ अभी भी नहीं खुली थी और यह इसलिए था क्योंकि उसे अभी भी आकाश की आस्था के लिए पिछली प्राथमिकता बुरी लग रही थी कि उसने शिकायत महसूस की। कारण समझ लेने के बाद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल रही। जल्दी से उसने अपनी शिकायत की भावनाओं को दबा दिया। प्रीति के आंसू अब नहीं गिरे और उसकी आवाज बहुत शांत थी। क्या मैंने नहीं कहा कि मेरा पहले से ही एक प्रेमी है? भविष्य में मुझे बेतरतीब ढंग से चुंबन या गले मत लगाना। अगर मेरे प्रेमी ने इसे देखा तो वह नाखुश होगा। अब क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? आकाश ने उसे नीचे देखा। उसकी दोनों आंखें खरगोश की तरह लाल थीं। आधा चेहरा उत्कृष्ट और सुंदर, दूसरा आधा सूजा हुआ और बैंगनी। फिर भी वह इतनी ईमानदार लग रही थी, थोड़ी हास्यास्पद लेकिन प्यारी भी। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं शायद विश्वास कर लेता, लेकिन अगर तुम एक प्रेमी का जिक्र करती हो तो मैं इस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। अगर मुझे ये भी नहीं पता कि जिस महिला का मैं पीछा कर रहा हूँ वह अकेली है तो मैं कॉर्पोरेशन की बागडोर किसी और को सौंप दूंगा।
मैंने अतीत में सचमुच कई गलतियां की हैं और उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन यह मत सोचो कि मैं अचानक अंतरात्मा विकसित करने वाला हूं, दोषी महसूस करूंगा और तुमसे दूर रहूंगा। यह असंभव है। मुझमें ऐसी कोई महान गुणवत्ता नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं, मैं उसे किसी भी तरह से प्राप्त करूंगा, चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो। तुम केवल मेरी हो सकती हो। साथ ही मुझे तुम्हें कुछ स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें तलाक का मुआवजा नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं कंजूस नहीं हूं। मुझे डर था कि एक बार जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम खुशी खुशी मुझसे तलाक ले लोगी। अवचेतन रूप से मैं तलाक का विरोध कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़े रहने के लिए उस तरीके का इस्तेमाल किया। मेरा एक मजबूत अहंकार है और पहले मैं पूरी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्रभावित नहीं हुआ था, कि मैं साधारण लोगों से अलग था, कि मैं तुम पर हमला करके अजेय था। मैं इतना नीच, इतना जोड़ तोड़ करने वाला हूँ। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रीति। मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें उस विचार को छोड़ देना चाहिए। प्रीति ने चुपचाप सुना और थोड़ी देर बाद धीरे से फुसफुसाया, पागल। यह अपमान करने का बुरा तरीका नहीं है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। तुम और कठोर हो सकती हो। आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार, अभिमानी और अहंकारी, दिमागरहित। आकाश ने उसे फिर से चूमा, प्यार से बोल रहा था जैसे कि वह एक बच्चे की प्रशंसा कर रहा हो जिसने अभी एक नया वाक्यांश सीखा है। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से अपमान किया। और कुछ? प्रीति ने खुद को उसकी ओर देखने से नहीं रोक पाई। तुम इस तरह दिखते हुए भी मुझे चूम सकते हो। तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं इस तरह तुम्हारा अपमान करती हूँ। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानती हूँ, मुझे कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतने विकृत हो। अतीत में मुझे तुम्हारे सामने एक छवि बनाए रखनी पड़ती थी। डर था कि मेरे असली रंग तुम्हें डराकर भगा देंगे। आखिरकार तुम्हारे स्नातक होने से बहुत पहले मेरी दादी ने एक से अधिक बार संकेत दिया था कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। मेरी नज़रों में तुम्हारा एक अलग दर्जा था। आकाश ने उसे फिर से चूमा। बेशक यह मुख्य कारण नहीं है कि मैंने तुम्हें चूमा। मुख्य कारण है मैं खुद को रोक नहीं पाता। भले ही तुम्हारा रूप अभी थोड़ा हास्यास्पद है, मुझे फिर भी ये पसंद है। अगर मुझे तुम्हें नाराज करने का डर नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही सोफे पर दबाकर कुछ और कर चुका होता। अपमान करना जारी रखो, आज सब कुछ बाहर निकाल दो। प्रीति के पास शब्द खत्म हो गए थे। आखिरकार जो कोई भी एक ऐसे सनकी का सामना करता है जिसे अपमानित होने में खुशी मिलती है, उसके पास अपमान खत्म हो जाएगा और वह जो कुछ भी कहेगा उसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। तुम मेरी सीमाओं का परीक्षण करने की कोशिश कर सकती हो, देखो मैं कहाँ तक सहन कर सकता हूँ। थप्पड़ मारना भी ठीक है। आकाश ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया। अगर तुम चाहती हो कि मेरा चेहरा तुम्हारी तरह सूज जाए तो यह असंभव नहीं है। प्रीति ने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए वह काफी देर तक हिचकिचाई और फिर ऐसा नहीं किया। वह बस उसकी तरह विकृत नहीं थी, उसके स्पष्ट रियायतों के बाद उसे बेरहमी से थप्पड़ मारने में सक्षम नहीं थी। उसका हाथ नीचे गिर गया। मुझे अभी भी एक मरीज को देखना है, मुझे जाने दो, मुझे काम करना है। कौन सा मरीज, पुरुष या महिला? प्रीति ने उसे नाराज होकर देखा। यह एक बच्चा है। ये कहकर उसने जोर से उस हाथ को हटा दिया जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। तभी उसके मोबाइल फोन पर डिंग हुआ। उसने इसे बाहर निकाला और देखा, फिर अचानक ऊपर देखा। क्या तुमने मुझे फिर से पैसे ट्रांसफर किए हैं? आकाश हल्के से हंसा। क्या तुम्हें मिल गए? प्रीति ने उसे अपने फोन पर टेक्स्ट संदेश दिखाया। तुमने गलत दर्ज किया है, इसमें 2 अतिरिक्त शून्य हैं। तुमने मुझे 1 अरब रुपये ट्रांसफर किए हैं। आकाश ने उसके टेक्स्ट संदेश को देखा भी नहीं, उसके मोबाइल फोन को दबाया। मैंने इसे गलत ट्रांसफर नहीं किया है, मैंने तुम्हें 1 अरब रुपये ट्रांसफर किए हैं। जिसने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं वह योगेश था। अगर वह कुछ शून्य भी सही नहीं कर सकता है तो उसे अब सहायक होने की जरूरत नहीं है। प्रीति ने उसे सदमे में देखा। तुम मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हो? यह 1 अरब रुपये का तलाक का मुआवजा है जो तुम चाहती थी। ये पैसा मुझसे नहीं आया, मेरे पिताजी ने दिया। उन्होंने मुझे कुछ समय पहले ही पैसे तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए दिए थे, लेकिन मैंने बस कभी नहीं किया। प्रीति कुछ हद तक दंग रह गई और खाली ढंग से पूछा, तुम्हारे पिताजी का पैसा? ये वह क्यों चुका रहे हैं? क्या तुमने मुझे पहले ही 150 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया था? क्या तुमने उन्हें नहीं बताया? आकाश ने प्यार से उसका सिर छुआ। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत कंजूस हूं और उन्हें चिंता थी कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से भुगतान किया, तुम्हें 1 अरब रुपए का मुआवजा दिया। जो पैसा मैंने तुम्हें दिया वह तलाक का मुआवजा नहीं माना जाता है। वह तुम्हारे लिए जेब खर्च था। मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं और बस इतना ही काफी है। प्रीति वहां खड़ी रही, उसका दिमाग धीमी गति से काम कर रहा था। एक पल के लिए उसे यह नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब दिया जाए। उसे केवल यह महसूस हुआ कि मोबाइल फोन जिस पर अभी अभी 1 अरब रुपये जमा होने का टेक्स्ट संदेश आया था, गर्म हो रहा था, जिससे उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसके अचेत होने का फायदा उठाते हुए आकाश झुक गया और उसके मुलायम होठों को फिर से चूमा। ठीक है, मैं तुम्हारे काम में अब और देरी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। बोलने के बाद वह सचमुच अब और नहीं रुका और प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। ये देखकर कि वह जाने वाला था, प्रीति ने जल्दी से उसे पुकारा, आकाश। आकाश मुड़ गया। क्या हुआ? मुझे यह 1 अरब रुपये नहीं चाहिए। आकाश ने माथे पर बल डाला। क्यों? क्या वह फिर से पैसे को नापसंद नहीं कर सकती थी? वह बस एक अनुचित आंकड़ा था जो मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए मांगा था। जो पैसा तुम पहले ही दे चुके हो वह पर्याप्त है और तुमने अस्पताल को भी दान दिया है। मेरे लिए तुमसे 1 और अरब मांगना बहुत ज्यादा है। ये कैसे बहुत ज्यादा है? आकाश का लहजा उदासीन था। तुम्हें केवल 1 अरब रुपये मिल रहे हैं, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर तुम्हें पैसा दिया जाता है तो ले लो। वर्मा परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है, नहीं मेरे पास।
अगर तुम्हें ये पैसा नहीं चाहिए तो जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। मेरे पिताजी निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं फिर से कंजूस हो गया हूँ, पैसे खुद जेब में डाल लिए हैं। लेकिन काफी है, पैसा हमेशा तुम्हारा था। ये बस थोड़ी देर के लिए मेरे खाते में पड़ा रहा और अब इसे बस इसके असली मालिक को वापस कर दिया गया है। ओह, क्या तुम्हें ब्याज भी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद आकाश ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद ही प्रीति ने प्रतिक्रिया दी। क्या ब्याज, क्या असली मालिक? पैसा शुरू से उसका नहीं था तो ब्याज और असली स्वामित्व कहाँ से आएगा? उसे उसके द्वारा गुमराह किया गया था। प्रीति ने खुद को अपना मोबाइल फोन खोलने और जमा टेक्स्ट संदेश को फिर से जांचने से नहीं रोक पाई। ये सचमुच 1 अरब रुपये था। हालांकि पैसा श्री वर्मा ने दिया था, अगर आकाश इसे ट्रांसफर करने को तैयार नहीं होता तो वह इसे प्राप्त नहीं कर पाती। श्री वर्मा सचमुच उदार थे, लेकिन वास्तविकता में पैसे का नियंत्रण अभी भी आकाश के हाथों में था। अंत में यह आकाश था जो उसे यह पैसा देना चाहता था। डांट या कोई डांट नहीं, आकाश अपने पिता की फटकार से कभी नहीं डरता था। अगर वह 1 अरब रुपये देना नहीं चाहता तो श्री वर्मा द्वारा डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार प्रीति को 1 अरब रुपये मांगने का पछतावा हुआ, ये बहुत ज्यादा था। श्री वर्मा ने तो ये भी कहा था कि वह उसका एहसानमंद होंगे। बस इस 1 अरब को ट्रांसफर करके वह अब उसका कोई एहसानमंद नहीं रहेंगे। प्रीति को अपने दिल में एक भारीपन महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली, अस्थायी रूप से पैसे के बारे में भूल गई, अपना लैपटॉप खोला और वार्ड की ओर जाने से पहले वांग रोहुआ के मेडिकल रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। वांग रोहुआ अस्पताल के सबसे विशाल और शानदार शीर्ष स्तरीय वीआईपी स्वीट में रह रही थी। चूंकि प्रीति ने हाल ही में अस्पताल में लगातार पैसा निवेश किया था, वीआईपी स्वीट को नए फर्नीचर और विभिन्न उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ अद्यतन किया गया था, बहुत स्टाइलिश और तकनीकी रूप से उन्नत। जब प्रीति अंदर दाखिल हुई तो 4 जोड़ी आंखें एक साथ उस पर पड़ीं। शायद यह उसका गाल था जो कुछ हद तक डरावना लग रहा था, क्योंकि चारों व्यक्तियों की आंखों में आश्चर्य था। प्रीति ने कमरे को स्कैन किया और अस्पताल के बिस्तर पर लेटी वांग रोहुआ के अलावा 3 अन्य लोग थे। बुजुर्ग व्यक्ति जिसे उसने खबरों से पहचाना था, वांग जिकुवान, वांग रोहुआ के दादा। अन्य 2, एक पुरुष और एक महिला, प्रीति नहीं जानती थी, लेकिन वह अंदाजा लगा सकती थी कि वे वांग रोहुआ के माता पिता होंगे। उनकी संदेह भरी निगाहों के बीच शांत व्यवहार के साथ प्रीति ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम प्रीति है। आप मुझे डॉक्टर प्रीति कह सकते हैं। मुझे बाहरी चोटों और आंतरिक रिकवरी के उपचार में कुछ विशेषज्ञता है। अध्यक्ष वर्मा ने मुझे मदद के लिए बुलाया और मैं वांग रोहुआ की मुख्य चिकित्सक हूंगी, जो उसकी शारीरिक रिकवरी की पूरी प्रभारी हूँ। वांग जिकुवान हाथ बढ़ाते हुए प्रीति के पास आए। डॉक्टर प्रीति, मैं बच्ची का दादा हूँ। मेरी पोती का इलाज करने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद। प्रीति ने उनसे हाथ मिलाया। यह मेरा कर्तव्य है। मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, जो निशान हटाने वाला मरहम हमने आरुष के नीलामी घर से खरीदा था, क्या वह व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा बनाया गया था? मैंने बनाया था, प्रीति ने संक्षेप में समझाया। यह फॉर्मूला एक गुप्त पारिवारिक नुस्खा है जिसे पहले कभी बेचा नहीं गया है। आरुष मेरी एक अच्छी दोस्त है और उसने सोचा कि मरहम चमत्कारी है। उसने इसे बेचने पर जोर दिया, इसलिए मैं उसे हर महीने नीलामी के लिए एक बैच बनाकर देती हूँ। वार्ड में सभी ने उसके कबूलनामे को सुनकर खुशी के भाव प्रदर्शित किए। वांग जिकुवान विशेष रूप से उत्साहित थे। तो क्या आप मेरी पोती के लिए कुछ और दवा तैयार कर सकती हैं? जैसा कि आपने देखा है, उसे व्यापक रूप से जलने की चोटें आई हैं और थोड़ा सा मरहम पर्याप्त नहीं होगा। मुझे अध्यक्ष वर्मा ने सूचित किया है कि आपको जिन औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है वे बहुत दुर्लभ और महंगी हैं। इसे हम वांग परिवार पर छोड़ सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल दवा बनाने की होगी। क्या ये संभव है? बेशक। चूंकि प्रीति ने उन्हें संगम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया था, उसका इरादा बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने का था। वह मना नहीं करेगी, ये संभव है। हालांकि जब मैं कहती हूँ कि जड़ी बूटियां दुर्लभ हैं, तो यह कोई बहाना नहीं है। कुछ प्रमुख तत्व सचमुच ढूंढने मुश्किल हैं और उत्पादन प्रक्रिया में भी लंबा समय लगता है। मरहम को तैयार होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है, इसलिए बच्चे को थोड़ा और इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, जड़ी बूटियां प्राप्त करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम उन्हें प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। हम इंतजार कर सकते हैं, चाहे वह 1 सप्ताह के लिए हो, 1 महीने के लिए हो या यहाँ तक कि 2, जब तक ये हमारी बच्ची को सामान्य स्थिति में ला सकता है। ये सब लायक है। प्रीति ने सिर हिलाया, वांग जिकुवान के कुछ और सवालों का जवाब दिया और फिर वांग रोहुआ के पास जाकर उसके निशानों की जांच की। पहले से ठीक हो चुके चेहरे के अलावा वांग रोहुआ के बाकी शरीर पर इतनी बुरी तरह से जल गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उसका इलाज 2 महीने से अधिक समय से चल रहा था, फिर भी कई क्षेत्रों में लगातार संक्रमण हो रहा था, जिससे नई त्वचा को बनने से रोका जा रहा था। जहां नई त्वचा उगी थी, वह समान भयानक जलने के निशानों से ढकी हुई थी। दीदी, वांग रोहुआ अचानक बोली, लेकिन उसकी आवाज बच्चे की स्पष्ट आवाज नहीं थी, बल्कि एक कठोर, अप्रिय कर्कश आवाज थी। क्या आपने मेरा चेहरा ठीक किया? प्रीति ने सिर हिलाया, कुछ हद तक। धन्यवाद दीदी, लेकिन दीदी, आपका चेहरा, जो मरहम आपने मुझ पर इस्तेमाल किया, क्या वह आपके चेहरे पर काम नहीं करता? आपका दूसरा आधा चेहरा इतना सुंदर है। हर कोई कहता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे सुंदर हैं। प्रीति ने छोटी लड़की के चेहरे को देखा, जो हालांकि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, निश्चित रूप से भविष्य की सुंदरता का था, और एक गड़ा हुआ जवाब दिया, मेरा चेहरा दवाइयों का परीक्षण करने से ऐसा हुआ था, ये कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगा। तुम्हारी आवाज पहले ऐसी नहीं थी, है ना? क्या तुम्हें इसे पहले जैसा बहाल करने में मेरी मदद की जरूरत है? वांग रोहुआ की सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं। सच में दीदी, जिन डॉक्टरों ने मेरा पहले इलाज किया, उन सभी ने कहा कि मेरी आवाज बहाल नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि आग में मेरे वोकल कॉर्ड्स बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और मुझे शायद यह आवाज़ हमेशा रहेगी। क्या आप सचमुच मुझे ठीक कर सकती हैं? प्रीति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी कम उम्र है, इसलिए ठीक होना आसान होगा, तुम इसकी उम्मीद कर सकती हो। अगर वह पहले से ही एक वयस्क होती तो घाव की मरम्मत वास्तव में मुश्किल होती, जैसे रोगी 517 जिसकी आवाज़ को प्रीति अभी तक बहाल नहीं कर पाई थी। पर एक बच्चे के लिए मरम्मत की कठिनाई इतनी अधिक नहीं थी। मानवी उम्मीद से भर गई और उसने उत्साह से अपने परिवार की ओर देखा। दादाजी, पिताजी, माँ, मेरी आवाज़ की नसें भी ठीक हो सकती हैं। बोलने पर मेरी आवाज़ अब कौवे जैसी नहीं आएगी। श्रीमती देशपांडे ने अपने आंसू पोंछे। ये पहली बार था जब उन्हें किसी डॉक्टर से ऐसा निश्चित जवाब मिला था कि उनकी बेटी का शरीर ठीक हो सकता है और उसकी आवाज़ भी। उनके चिंतित दिल को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। कमल की आंखों में भी आंसू थे। उसने प्रीति से कहा, डॉक्टर प्रीति, अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगी तो आप हमारे परिवार के लिए एक महान उपकारी होंगी। हम आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको भविष्य में कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बस मेरे पास आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। प्रीति ने हल्की मुस्कान दी। अभी धन्यवाद मत कहिए, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी जड़ी बूटियां खरीदनी हैं। पहले देखें कि क्या आप उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। ये कहकर उन्होंने बगल से एक कागज लिया, अपने सफेद कोट की जेब से पेन निकाला, जड़ी बूटियों के नाम और मात्रा लिखकर श्री देशपांडे को थमा दिया। श्री देशपांडे को अच्छा ज्ञान था और प्रीति की जड़ी बूटियों की सूची देखकर तुरंत थोड़ा माथा सिकुड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, ये सभी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और सभी पर उम्र की सीमा है। हमने नीलामी में जो मरहम खरीदा था उसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए थी। लगता है वह वास्तव में महंगा नहीं था। वास्तव में उम्र की सीमा है। अगर जड़ी बूटियां आवश्यक उम्र की नहीं हैं तो उनकी प्रभावशीलता बाहर नहीं आएगी। इस सूची में नागकेसर फंगस को 50 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। 50 साल से कम होने पर केवल सामान्य स्वास्थ्य लाभ होते हैं और वह घावों को भर नहीं सकता या त्वचा की मरम्मत नहीं कर सकता। नागकेसर फंगस शुरुआत में ही दुर्लभ है। 50 साल का नमूना ढूंढना तो और भी कठिन है। श्री देशपांडे ने एक हल्की आह भरी, लेकिन फिर बहुत दृढ़ता से बोले, लेकिन चिंता न करें डॉक्टर प्रीति, ये जड़ी बूटियां ढूंढना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। देशपांडे परिवार के अभी भी कुछ संबंध हैं, यह कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही हमने आपकी परामर्श शुल्क तैयार कर ली है, कृपया इसे स्वीकार करें डॉक्टर प्रीति। ये कहते हुए उन्होंने प्रीति को एक चेक सौंपा। प्रीति ने चेक देखा और पाया कि राशि 5 मिलियन रुपये थी। परामर्श शुल्क के लिए यह वास्तव में एक मोटी रकम थी। देशपांडे परिवार शायद डर रहा था कि वह अपना पूरा प्रयास नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सीधे 5 मिलियन रुपये की पेशकश कर दी। प्रीति मुस्कुराई, मना नहीं किया और चेक स्वीकार कर लिया। आखिरकार मुख्य दवा के अलावा उन्हें सहायक दवा भी तैयार करनी थी और वह पहले मानवी को कुछ दवा देने की योजना बना रही थी ताकि मवाद वाली त्वचा के लगातार संक्रमण को रोका जा सके, ताकि दाग हटाने वाले मरहम का उपयोग करने से पहले घाव ठीक हो सकें। जहां तक मानवी के गले की बात थी, उनके पास उसके लिए भी एक अच्छी उपचार योजना थी और वह वापस जाकर दवा तैयार करने के लिए तैयार थी। मानवी के कमरे से निकलने के बाद प्रीति ने 2 वनस्पति रोगियों का एक्यूपंक्चर से इलाज किया और फिर मेडिकल क्लिनिक लौट आई और दवा बनाने के लिए फार्मेसी की ओर बढ़ी। जब वह दवा तैयार कर रही थी, रोगी 517 उनके पास ही थे, जड़ी बूटियों के कुछ सरल प्रसंस्करण में मदद कर रहे थे। दवा की तैयारी के दौरान समय हमेशा तेजी से बीतता है। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। प्रीति लगन से काम करती रही, जबकि रोगी 517 के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखते रहे। उनके चेहरे का आधा हिस्सा अभी भी दाग धब्बों से भरा था, लेकिन वे पहले जितने गंभीर नहीं लग रहे थे। यह अनिश्चित था कि वह कभी अपनी पिछली उपस्थिति में लौट पाएंगी या नहीं, और अगर नहीं भी लौटी तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह विरूपित थी और वह भी थे कुछ हद तक, उनमें साझा पीड़ा की भावना थी। गले के इलाज के लिए दवाओं का एक बैच खत्म करने के बाद प्रीति ने एक लंबी सांस ली और ऊपर देखा तो पाया कि रोगी 517 उन्हें घूर रहे थे। बिना ज्यादा सोचे वह उनकी ओर मुस्कुराए और बोली, लगभग 7 बज गए हैं। तुम्हारा काम तो बहुत पहले खत्म हो गया होगा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। रोगी 517 भी उनकी ओर मुस्कुराए, ठीक है, मेरा दिन का काम खत्म हो गया है और अस्पताल वापस जाकर मेरे पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए मैं दवा बनाने में आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ। मैं आपसे कुछ सीख भी सकता हूँ। कौन जानता है, अगर मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आई तो मैं खुद का समर्थन करने के लिए दवा बनाने का कौशल सीख सकता हूँ। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, इसलिए उत्सुक मत हो। तुम उन जगहों पर जाने की कोशिश कर सकते हो जो तुम्हें परिचित लगती हैं। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे तुम पहचानते हो। उनसे अधिक बात करने से तुम्हारी याददाश्त बहाल होने में मदद मिल सकती है। प्रीति उनकी याददाश्त की समस्या के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि उनके शारीरिक कार्यों के पूरी तरह से ठीक होने के साथ उनका मस्तिष्क भी उनकी यादों को वापस जीवन में लाएगा। ठीक है, तुम्हें अब काम से निकल जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मेट्रो से वापस अस्पताल कैसे जाना है? क्या तुम्हें मेरी सवारी की जरूरत है? मुझे रास्ता पता है, आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। अचानक रोगी 517 के भीतर एक आवेग उठा और वह लगभग बोल ही पड़े, मुझे तुम्हें सवारी देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्हें एक मजबूत अंतर्ज्ञान था कि अतीत में वह अक्सर दूसरों से यह वाक्य कहते थे। उनके अवचेतन ने दूसरों को उन्हें सवारी देने के विकल्प पर विचार भी नहीं किया। ये हमेशा वही थे जो दूसरों को सवारी देते थे। हालांकि उन्होंने इस अंतर्ज्ञान को प्रीति के साथ साझा नहीं किया। जब उनकी याददाश्त पूरी तरह से बहाल हो जाए तब तक इंतजार करना बेहतर होगा और फिर उन्हें एक आश्चर्य देना। इसके बारे में अभी बात करने का कोई अधिक महत्व नहीं था।
वह औषधालय से निकले, अपने मेडिकल क्लिनिक के काम के कपड़े उतारे और बाहर चले गए। ठंडी हवा थोड़ी ठिठुरन भरी थी, इसलिए उन्होंने अपने नए कपड़ों को कसकर लपेट लिया। उनके पहने हुए सभी कपड़े प्रीति के उपहार थे, ढीली और आरामदायक काली कैजुअल पैंट, एक नर्म और हल्का सफेद कश्मीरी स्वेटर, एक काला ऊनी कोट, ये सभी प्रीति द्वारा उनकी ऊंचाई और वजन के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर किए गए थे और अस्पताल में पहुंचाए गए थे। उन्हें ये सेट बहुत पसंद आया और वह प्रीति की मदद के लिए बहुत आभारी थे। एक बार जब उन्हें अपना परिवार मिल जाएगा और उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तो वह निश्चित रूप से उन्हें अस्पताल में धन्यवाद देने और अस्पताल को बढ़ावा देने के लिए लाएंगे। मेडिकल क्लिनिक की लाइटें अभी भी जल रही थीं और शीशे के माध्यम से उन्होंने प्रीति को डॉक्टर शकुंतला के कंधे पर झुका हुआ, हंसते और कुछ बोलते हुए देखा, जिससे एक बहुत ही गर्म दृश्य बन रहा था। अजीब तरह से उन्हें अपने दिल में कोई ईर्ष्या महसूस नहीं हुई, न ही उन्हें अकेलेपन का एहसास हुआ। इसके विपरीत उन्हें अवचेतन रूप से विश्वास था कि उनका घर भी गर्मजोशी से भरा है और वह बहुत खुश हैं, इसलिए उन्हें ईर्ष्या की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका घर कैसा दिखता था। रोगी 517 ने सिर हिलाया, स्टेशन तक चले गए और एक बस में चढ़ गए। वह अस्पताल वापस नहीं लौटे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने एक मार्ग का अनुसरण किया जिसे उन्होंने एक दिन पहले देखा था और एक अलग जगह पर गए। आधे घंटे बाद वह बस से उतरे और एक शानदार और प्रभावशाली ऊंची इमारत के सामने खड़े हो गए। ऊंची इमारत 4 बड़े अक्षरों से प्रकाशित थी, शक्ति कॉर्प। रात के आकाश के नीचे ये 4 लाल अक्षर बहुत आकर्षक थे और उन्हें परिचित लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले इस निगम में काम करते थे? ये तर्कसंगत लगा। लोग काम खत्म करने के बाद इमारत से कभी कभार बाहर निकल रहे थे और वह पास खड़े होकर देखते रहे। हालांकि आधे घंटे से अधिक समय के बाद उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो उन्हें परिचित लगे। यह अजीब लगा। पिछली बार जब उन्होंने आकाश को देखा था तो उन्हें परिचित लगा था और यह इमारत भी उन्हें परिचित लगी। तो फिर उन्हें इस निगम के अन्य लोग परिचित क्यों नहीं लगे? एक और आधे घंटे के बाद अभी भी कोई परिचित चेहरा न देखकर वह चले गए। कोई बात नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वह किसी और दिन वापस आ सकते थे। शायद आज वह बहुत देर से आए और उनके पूर्व सहकर्मी पहले ही काम से जा चुके थे। शायद जो लोग उन्होंने आज देखे वे उनके विभाग से नहीं थे। जब आकाश शक्ति कॉर्प की इमारत से बाहर आए तो उन्होंने एक परिचित आकृति को बस में चढ़ते हुए देखा और वह जम गए। वह छायाकृति वह उनके बड़े भाई शौर्य की तरह क्यों लग रही थी? दुर्भाग्य से जब तक वह व्यक्ति बस के अंदर बैठा और आकाश ने उसका साइड फेस देखा, उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने गलती की थी। वह उनका भाई नहीं था। उनका भाई इतना कमजोर नहीं था और उनके भाई के लिए बस लेना तो और भी कम संभावित था। आकाश ने अनजाने में अपने माथे को दबाया। ये देखकर कि वह अचानक रुक गए, सहायक ने पूछा, क्या हुआ प्रेसिडेंट आकाश? आकाश ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, मुझे वापस ले चलो। जी हाँ, कृपया कार में बैठें। आकाश कार में बैठ गए और पूरी यात्रा के दौरान वह विशेष रूप से चुप और गंभीर थे। उनके बड़े भाई की मौत उनके दिल में एक कांटा थी, फिर भी वह अभी तक अपने भाई की मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं कर पाए थे। वह उनके लिए बदला लेने में असमर्थ थे। घर लौटने के बाद आकाश अध्ययन कक्ष में प्रवेश किए, कंप्यूटर चालू किया और संकट हैकर नेटवर्क में लॉगिन किया। कई दिनों के बाद उन्होंने फिर से गॉड किलर को एक संदेश भेजा, इनाम दोगुना कर दिया। प्रीति कंप्यूटर के सामने बैठी थी, कुछ देर के लिए संवाद बॉक्स में चमकते संदेश को घूर रही थी। आकाश फिर से उन्हें ढूंढ रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह किस प्रकार का वीडियो था जिसने उन्हें इतना दृढ़ बनाया और 20 मिलियन का उच्च इनाम भी देने को तैयार कर दिया। प्रीति ने माथा सिकोड़ा। आकाश एक ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे, साधारण लोगों और मामलों को दिल पर नहीं लेते थे। केवल एक व्यक्ति ही उन्हें प्रभावित कर सकता था, उनके बड़े भाई शौर्य। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस वीडियो की मरम्मत करवाना चाहते थे वह शौर्य से संबंधित हो? अन्यथा वह वास्तव में किसी अन्य वीडियो के बारे में नहीं सोच सकती थी जो आकाश को इतना दृढ़ बनाता, यहाँ तक कि विनती करने पर भी मजबूर कर देता। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रीति ने आखिरकार जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए वीडियो की मरम्मत कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले इनाम का भुगतान करना होगा। दरअसल वह बिना इनाम के भी यह कर सकती थी, लेकिन पैसे न मांगने से आकाश का संदेह और सतर्कता बढ़ जाती। उन्होंने वीडियो की मरम्मत में मदद करने का फैसला मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आज शक्ति कॉर्प से 50 मिलियन का दान स्वीकार किया था, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें आकाश से 1 अरब का तलाक का मुआवजा मिला था। इस पैसे पर उनके पूर्व ससुर श्रीवर्ण ने जोर दिया था, जिनके लिए प्रीति अभी भी सम्मान रखती थी। शौर्य के वीडियो की मरम्मत में मदद करना भी उन्हें चुकाने का एक तरीका माना जा सकता था। आकाश ने शुरू में वास्तव में कोई उम्मीद नहीं रखी थी। उन्हें लगा था कि पहले की तरह संदेश भेजने के बाद गॉड किलर उन्हें नजरअंदाज कर देंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गॉड किलर ने वास्तव में उन्हें जवाब दिया। गॉड किलर आखिरकार वीडियो की मरम्मत में मदद करने के लिए सहमत हो गई थी। पहले आकाश वीडियो के लीक होने के बारे में चिंतित होते और सबूतों को खोने या उजागर होने से रोकने के लिए वह इसे किसी को नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब तक वीडियो की मरम्मत हो सकती थी, सबूत लीक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने ईमेल के माध्यम से वीडियो गॉड किलर को भेजा और 20 मिलियन गॉड किलर द्वारा प्रदान किए गए खाते में हस्तांतरित कर दिया। प्रीति ने आकाश के संदेह को न जगाने के लिए खास तौर पर पैसे मिलने तक इंतजार किया और फिर काम शुरू किया। वीडियो की मरम्मत बहुत मुश्किल थी और प्रीति सुबह 3 बजे तक काम करती रही, इससे पहले कि वह केवल एक छोटा सेगमेंट, बस 5 मिनट लंबा, मरम्मत करने में कामयाब हो पाई। और इस छोटे सेगमेंट से उन्होंने पुष्टि की कि वीडियो वास्तव में शौर्य से संबंधित था, क्योंकि उनकी कार उसमें दिखाई दी थी। उन्होंने मरम्मत किया गया सेगमेंट पहले आकाश को भेजा ताकि उन्हें पता चले कि वह वास्तव में रात भर काम कर रही थी और काम से जी नहीं चुरा रही थी। आकाश ने भी आराम नहीं किया था, वह भी काम कर रहे थे, लेकिन निगम के लिए नहीं, यह उनकी अपनी कंपनी के लिए था।
चूंकि निगम को पहले ही उनके बड़े भाई के बेटे को सौंपने का फैसला हो चुका था, इसलिए उन्हें अब निगम के मामलों में खुद को व्यस्त रखने की जरूरत नहीं थी। वह बस श्रीवर्ण को इसका ध्यान रखने दे सकते थे। उन्होंने गॉडकिलर को विशेष ध्यान पर सेट किया और सुबह 3 बजे जब उन्होंने अचानक एक विशेष सूचना ध्वनि सुनी तो उन्होंने तुरंत इसे जांच किया और फिर उनके द्वारा भेजे गए एन्क्रिप्टेड वीडियो को देखा। इसे डाउनलोड और डिक्रिप्ट करने के बाद उन्होंने फुटेज देखा। उन्होंने 5 मिनट के फुटेज को देखने में पूरा आधा घंटा बिताया। हालांकि वीडियो छोटा था, उन्हें उसमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक कार उनके बड़े भाई की कार का पीछा कर रही थी। इस कार पर कोई प्लेट नहीं थी, वह मामूली इस्तेमाल की हुई लगती थी और बल्कि सामान्य थी। हालांकि अन्य सही सलामत निगरानी वीडियो में आकाश ने पहले इस कार को नहीं देखा था। अन्य वीडियो में केवल उनके बड़े भाई की कार थी, लेकिन इस सेगमेंट में उनके भाई की कार और यह कार दोनों थीं। इस वीडियो सेगमेंट के क्षतिग्रस्त होने का कारण शायद इस कार के अस्तित्व को छिपाना था। 20 मिलियन व्यर्थ नहीं गए थे। गॉडकिलर के मरम्मत कौशल उत्कृष्ट थे और रात भर काम करके उन्होंने इतनी जल्दी उन्हें इतना महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर दिया था। आकाश को वीडियो भेजने के बाद प्रीति ने वीडियो की मरम्मत पर आगे काम किए बिना सोने चली गईं। वह आकाश की तरह रात भर जागकर अगले दिन भी ऊर्जा से काम नहीं कर सकती थी। वह सुबह 7:30 बजे तक सोईं और जब वह उठी तो वह अभी भी थोड़ी ऊँघ रही थी। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने और गर्मागर्म नाश्ता खत्म करने के बाद उन्हें आखिरकार ताजगी महसूस हुई। मानवी के बारे में चिंतित होकर, जिसे एक दिन पहले ही संगम अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, प्रीति ने अपनी दादी डॉक्टर शकुंतला को मेडिकल क्लिनिक भेजने के तुरंत बाद उन्होंने पिछले दिन तैयार की गई दवा के साथ जल्दी से अस्पताल चली गईं। दवा सामग्री में एक समस्या के कारण दाग हटाने वाला मरहम अभी के लिए नहीं बनाया जा सका था, लेकिन यह जरूरी नहीं था। अधिक जरूरी मुद्दा मानवी की मवाद वाली त्वचा का संक्रमण था। प्रीति ने नया बनाया गया मरहम श्रीमती देशपांडे को दिया और इसके उपयोग का विशिष्ट तरीका समझाया। फिर उन्होंने मानवी को लेने के लिए गोलियों की एक छोटी बोतल दी। आवाज की नसों की रिकवरी अवधि के दौरान कम से कम बात करने की कोशिश करें और कोई भी उत्तेजक भोजन न खाएं। उपचार में संभवतः लगभग 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के बाद एक बार जब तुम्हारी आवाज की नसें ठीक हो जाएं, तो तुम जो चाहो खा सकती हो। श्रीमती देशपांडे ने 2 सामान्य दिखने वाली सफेद चीनी मिट्टी की बोतलों को पकड़ा। प्रीति के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रही थी, लेकिन उनके दिल में संदेह भी था। आखिरकार इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने उनकी बेटी को देखा था और कहा था कि उसकी आवाज की नसें ठीक नहीं हो सकती हैं और उसकी आवाज हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन प्रीति ने दावा किया कि वह उनकी मरम्मत कर सकती हैं, जिससे श्रीमती देशपांडे अनिश्चित थी कि क्या प्रीति वास्तव में कुशल थी या केवल झूठ बोल रही थी। हालांकि उनकी बेटी का चेहरा वास्तव में प्रीति के मरहम की वजह से फिर से चिकना हो गया था, जो उनके सामने एक निर्विवाद तथ्य प्रस्तुत करता था। संदेह होने पर भी उन्होंने उन्हें जाहिर नहीं किया। उनके पति और ससुर रात भर प्रीति द्वारा आवश्यक दवा सामग्री की खोज कर रहे थे। उनमें से कुछ के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी बेहद महंगे थे। श्रीमती देशपांडे नहीं जानती थी कि क्या प्रीति को वास्तव में इनकी जरूरत थी या वह केवल उनकी हताशा का फायदा उठा रही थी। उन्होंने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ प्रीति को विदा किया, लेकिन फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़ी और कहा, मानवी, मैं बाहरी मरहम और उसके प्रभावों का ध्यान से निरीक्षण करूंगी। तुम जो गोलियां लेती हो, तुम्हें ध्यान देना होगा कि वे तुम्हें कैसा महसूस कराती हैं। अगर कुछ भी गलत लगता है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा, समझी। षड्यंत्रों से भरी आग से बचने के बाद मानवी का दिमाग लगभग रातों रात परिपक्व हो गया था। उसने अपनी भोलापन खो दिया था और कुछ हद तक सावधानी प्राप्त कर ली थी। उनके युवा चेहरे पर उनकी उम्र से परे एक शांति थी और जब उन्होंने प्रीति से बात की थी, उसकी तुलना में जब उन्होंने अपनी माँ से बात की तो उनकी आवाज़ का स्वर भी अलग था। माँ, क्या आपको डर है कि उनकी दवा में कुछ गलत है? मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैंने कल रात उनकी योग्यता भी जांची। वह वास्तव में कोई मेडिकल छात्रा नहीं है और उन्होंने जो चिकित्सा कौशल सीखा है वह शायद गली मोहल्ले का है। उन्हें इस अस्पताल में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए भी योग्य नहीं माना जाता है। केवल वही लोग जो विकल्पों से बाहर हैं, जैसे हम, उनके पास निजी इलाज के लिए आते हैं। मानवी ने हल्के से सिर हिलाया। वह वास्तव में अन्य डॉक्टरों की तरह नहीं लगती हैं जिन्हें हमने देखा है, और मुझे भी लगता है कि वह बहुत पेशेवर नहीं है। साथ ही उनका अपना चेहरा भी वैसा ही है। हाँ, वह कहती हैं कि यह खुद पर दवाओं के परीक्षण के कारण है, लेकिन वह शायद हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। मुझे लगता है कि वह घायल हो गई थीं। अगर उनके पास इतनी अच्छी दवा है तो वह अपने ही चेहरे पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मुझे वास्तव में डर है कि उनकी दवा का उपयोग करने से तुम्हें कुछ दुष्प्रभाव न हो जाए, इसलिए सतर्क रहना हमेशा सही होता है। लेकिन उनकी दवा का उपयोग करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मेरा चेहरा वास्तव में ठीक हो गया है और उनकी दवा वास्तव में चमत्कारी है। मानवी ने अपना हाथ उठाया और अपने अब चिकने चेहरे को छुआ। क्या यह नकली हो सकता है? क्या मेरा चेहरा केवल अस्थायी रूप से ठीक हुआ है और बाद में फिर से दागदार हो जाएगा? अपनी बेटी को अपनी खुद की रिकवरी पर संदेह करते हुए सुनकर श्रीमती देशपांडे ने अब प्रीति की दवा के साथ किसी भी समस्या का सुझाव देने की हिम्मत नहीं की। अगर उनकी बेटी ने अपनी रिकवरी में उम्मीद खो दी तो उन्हें डर था कि वह फिर से अपना जीवन लेने की कोशिश कर सकती है। नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये निश्चित रूप से नकली नहीं है। अब इसके बारे में चिंता मत करो। माँ तुम्हें डॉक्टर प्रीति द्वारा दिया गया नया मरहम लगाएंगी। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी संक्रमित त्वचा को ठीक कर सकता है, लेकिन ये काफी दर्दनाक होगा, इसलिए इसे सहना। मानवी चुपचाप लेटी रही। उसकी सुंदर आंखें एक प्रकार की दबी हुई सहनशीलता से भरी थीं। मुझे दर्द से डर नहीं लगता, माँ। जब आग ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया था वह असली दर्द था, लेकिन मैं बच गई। कृपया मुझे दवा लगाओ, मैं इसका असर देखना चाहती हूँ।
ये सुनकर श्रीमती देशपांडे के आंसू गिर पड़े, लेकिन उन्होंने जल्दी से उन्हें पहुंच दिया। उनकी आवाज़ नफरत से मोटी थी। अच्छी बच्ची, निश्चिंत रहो, मैं उस कमीनी मानवी की चचेरी बहन को इससे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ वापस लाऊंगी जो तुमने सहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, माँ। मानवी की अभिव्यक्ति शांत रही। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद उसके साथ हिसाब बराबर कर लूंगी। अगर आप उसके साथ कुछ ज़्यादा करती हैं तो ये कानून तोड़ना है। मेरे लिए यह अलग है, मैं अभी केवल 12 साल की हूँ, मैं कोई कानून नहीं तोड़ूंगी। श्रीमती देशपांडे चौंक गईं। उन्हें लगा कि उनकी बेटी उनसे और भी ज्यादा अजनबी होती जा रही है। अपनी बेटी के कुछ मूर्खतापूर्ण करने के डर से उन्होंने जल्दी से कहा, कुछ भी जल्दबाजी मत करना, तुम अभी भी छोटी हो, तुम समझती नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तुम अपनी प्रतिष्ठा और अपने चरित्र को खराब करोगी। वह अभी भी उम्मीद करती थी कि उनकी बेटी पहले की तरह दयालु, खुशमिजाज, जीवंत और गरिमापूर्ण होगी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का आंतरिक दिल काला और दुर्भावनापूर्ण हो जाए। मैं अपनी खुद की प्रतिष्ठा खराब नहीं करूंगी, माँ, इसलिए चिंता मत करो, मानवी ने आश्वासन दिया। श्रीमती देशपांडे ने आह भरी और अपनी बेटी के चेहरे पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। पहले मानवी इसे सहने में सक्षम थी, लेकिन जैसे ही दवा ने असर करना शुरू किया, उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा और अंततः वह अपनी चीखें नहीं रोक पाई। श्रीमती देशपांडे डर गईं। उन्होंने जल्दी से मरहम पहुंच दिया। मानवी, क्या हुआ मानवी, क्या यह इतना दर्द करता है? माँ को डराओ मत, माँ से कुछ कहो। हालांकि मरहम पहुंच दिया गया था, कुछ पहले ही मानवी की क्षतिग्रस्त त्वचा में घुस गया था, जिससे उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तभी श्री देशपांडे अपने बेटे कमल के साथ लौटे। मानवी की हालत देखकर दोनों चौंक गए। क्या हुआ है? उस डॉक्टर प्रीति ने दवा की एक बोतल दी थी। जैसे ही मैंने इसे मानवी पर लगाया, उसने इस तरह प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। डॉक्टर प्रीति कोई फ्रॉड तो नहीं होगी? अगर उसने मानवी को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसके साथ आखिर तक लड़ूंगी। श्रीमती देशपांडे चिल्ला उठी। ये खबर कि यह प्रीति की दवा थी श्री देशपांडे की घबराहट को दूर कर दिया और उन्होंने अपनी पोती का हाथ कसकर पकड़ा, उसे दिलासा दिया, मानवी, डरो मत। जो डॉक्टर प्रीति दादाजी तुम्हारे लिए लाए हैं वह बहुत कुशल डॉक्टर हैं। तुम ठीक हो जाओगी अगर तुम इसे सह लो। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। दादाजी ने पूछताछ की है, उसकी दवा एक पारिवारिक रहस्य है जो जनता को बेची नहीं जाती है और केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जो उसके सबसे करीब हैं। हालांकि मानवी को बहुत दर्द हो रहा था, उसका दिमाग साफ था और वह अपने दादाजी के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने दांत भींचे और इसे सहा, जो एक अनंत काल जैसा लगा। उसके बाद वह अंततः श्री देशपांडे की ओर पीला चेहरा और एक मुस्कान लेकर मुड़ी। दादाजी, मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा है। जिस जगह पर अभी मरहम लगाया गया था वह खुजली वाला है, मैं वास्तव में इसे खरोंचना चाहती हूँ। श्री देशपांडे ने तुरंत अपनी बहू से पूछा, तुमने दवा कहाँ लगाई थी? श्रीमती देशपांडे ने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जहां उन्होंने मरहम लगाया था, लेकिन जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो वह हक्की बक्की रह गईं। जो घाव लगातार खून बह रहा था और ठीक होने से मना कर रहा था, अब उसमें से खून नहीं बह रहा था। घाव अब पहले की तरह धूसर काला रंग नहीं था, बल्कि एक सामान्य लाल रंग में वापस आ गया था। वह पूरी तरह से सदमे में थी। ये मानवी का घाव ठीक हो रहा है। ये किस प्रकार की दवा है? यह इतनी जल्दी कैसे असर कर सकती है? क्या कोई गंभीर दुष्प्रभाव होंगे? श्री देशपांडे ने भी स्वस्थ त्वचा का छोटा सा पैच देखा। ऐसा नहीं था कि उनकी बहू ने ठीक से इसे इंगित किया, बल्कि यह क्षेत्र मानवी के बाकी शरीर के साथ विपरीत था, जो नए मांस का एक स्पष्ट संकेत और उपचार का एक निश्चित आशाजनक संकेत था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे कमल को निर्देश दिया, कमल, 50 मिलियन तैयार करो, मुझे इसकी जरूरत है। कमल, जो अभी भी अपनी बेटी की रिकवरी से हैरान था, चौंक गया, आपको इसकी किस लिए जरूरत है? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।